कहानी जागृति के आगमन से बदली हुई दुनिया में शुरू होती है। एक उजाड़ जमे हुए परिदृश्य में शक्तिशाली व्यक्ति एकत्र हुए। उनका ध्यान डेथ डेन था, जो एक शीर्ष स्तरीय एस रैंक कालकोठरी थी, जो एक प्राचीन इकाई का घर था। ये कालकोठरी, जो प्लैनेट एज्योर पर पहली बार दिखाई देने वाली थी, दशकों तक अजेय रही। इसका प्रवेश द्वार अनगिनत आकाओं के कंकालों से अटा पड़ा था, जो कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि आज का दिन अलग था। सू मिंग नाम के एक योद्धा ने अकेले डेथ डेन को चुनौती दी थी। एक भयंकर युद्ध के बाद वह कालकोठरी के देवता टीयर मॉन्स्टर को मारकर विजयी हुआ, लेकिन बाहर निकलने पर थके हुए उन्हें प्रशंसा के साथ नहीं मिला। इसके बजाय उन पर उन लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया जो कभी उनके सहयोगी थे। उन्होंने उसे घेर लिया। उनके इरादे शत्रुतापूर्ण थे। एक ने मजाक उड़ाते हुए सुमिंग से कहा कि वह विरोध करना बंद कर दे और उस दिव्य कलाकृति को सौंप दे जिसे उसने अभी अभी हासिल किया था। एक अन्य ने अपने भाग्य को सील कर दिया, व्यंग्यात्मक रूप से उसे मानवता का नायक कहा और आत्मसमर्पण करने पर शीघ्र मृत्यु का वादा किया। इसलिए सुमिंग, उसका शरीर ऊर्जा से चटक रहा था, उनकी योजना को समझ गया। उसने महसूस किया कि वे शक्तिशाली कलाकृतियों को चुराने के लिए, कालकोठरी को साफ करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या शुरू से ही उनकी यही योजना थी। गद्दारों में से झांग तांग नाम का एक गोरा बालों वाला आदमी आगे बढ़ा, अपनी तलवार खींची जो नीली बिजली से स्पंदित हो रही थी। उसने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्व दोस्त का सामना किया, दिव्य कलाकृतियों की मांग की और इसके बदले में सू मिंग के जीवन को बख्शने की पेशकश करके उनकी पिछली दोस्ती की अपील की। इसलिए मुस्कुराते हुए झांग तांग ने दावा किया कि वह सू मिंग के पास जो थोड़ी सी शक्ति बची थी उसे नष्ट कर देगा। अपनी धधकती लाल तलवार पकड़े हुए सू मिंग ने अपने अंधेपन पर शोक व्यक्त किया। उसने इन लोगों के साथ तब से भाइयों की तरह व्यवहार किया था जब वे छोटे थे, वर्षों तक उनके साथ लड़ते रहे, कभी भी उनके जहरीले स्वभाव पर संदेह नहीं किया। विश्वासघात की कड़वाहट से भरकर उसने नीचे नहीं जाने का फैसला किया। चुपचाप उसने अपना हथियार उठाया, दिव्य कलाकृतियों से लाल और बैंगनी ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। निडर होकर खड़े होकर सू मिंग ने अपने पूर्व साथियों को चुनौती देते हुए उनसे कहा कि अगर वे रिंग ऑफ दाओ अवज्ञा चाहते हैं तो उन्हें इसे लेने की कोशिश करनी होगी। लेकिन उन्हें संदेह था कि उनमें से कोई भी काफी मजबूत था। अपार ऊर्जा ने उनके पूर्व सहयोगियों को स्तब्ध कर दिया। झांग तांग के लोगों में से एक अधीर हो गया। उसने समूह से सू मिंग को जल्दी से मारने का आग्रह किया। झोंग मांग ने लापरवाही के खिलाफ चेतावनी देते हुए संयम की सलाह दी, जबकि मिंग कलाकृतियों का उपयोग कर रहा था। जैसे ही गतिरोध जारी रहा, एक नई आकृति आसमान से उतरी, सू मिंग का नाम पुकारते हुए। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, क्योंकि जियो आदमी नाम की एक गुलाबी बालों वाली महिला उसकी ओर उड़ गई। उसने उसे कसकर गले लगा लिया, यह समझाते हुए कि उसने सुना था कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा था और वह चिंतित होने के कारण आई थी। जू मिंग ने उसे आश्वस्त किया, उसे बताया कि सब कुछ ठीक है और उनके दुश्मन उसका कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। फिर भी वह सोच रहा था कि उसके दुश्मन उसे इतनी सटीक रूप से कैसे ट्रैक करने में कामयाब रहे। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, झांग तांग जानबूझकर मुस्कुराया। उस पल में सू मिंग को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। जियाओमन ने उसे चाकू मार दिया था, फुसफुसाते हुए कि वह वही थी जिसने उसके ठिकाने का खुलासा किया था। चौंक कर सू मिंग ने उसे देखा, क्योंकि उसके हाथ पर एक लाल जादू का घेरा चमक रहा था जहां उसने खंजर रखा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सभी लोगों में से ऐसा क्यों करेगी। युद्ध के मैदान में झांग तांग ने विजय में चिल्लाते हुए घोषणा की कि अंतिम उत्प्रेरक मौजूद है। इसके बाद उन्होंने कारावास गठन को सक्रिय करने की आज्ञा दी। तुरंत सू मिंग के ऊपर आकाश में एक विशाल लाल सिगिल प्रकट हुआ, जिसने उसे घाव से फंस लिया। चमकती लाल जंजीरें फूट पड़ीं, जो उसके शरीर के चारों ओर लपेट गईं और उसकी ऊर्जा को दबा दी। उसने अभिशाप के निशान को रेन जियाओमन से संबंधित माना और महसूस किया कि वह लंबे समय से उसके विश्वासघात की साजिश रच रही होगी। झांग तांग ऊपर चला गया और जियाओमन के पास खड़ा हो गया, उसके चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। उन्होंने मजाक में समझाया कि कारावास का गठन विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया था और यह उन्हें अपनी शक्ति को प्रसारित करने से रोकेगा। जियाओमन ने क्रूरता से कहा कि वह केवल झांग तांग के साथ थी। उसने ठंडे स्वर में सू मिंग को सूचित किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य एक उपकरण बनना था। उनकी दुर्लभ 9 स्टार प्रतिभा के कारण उन्हें उनके लिए दिव्य कलाकृतियों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। टूटे और विश्वासघात के लिए सू मिंग अपने घुटनों पर गिर गया, क्रोध और पीड़ा में चिल्लाया। सू मिंग के बंधे और शक्तिहीन होने के साथ झांग तांग ने अपने आदमियों को उसे मारने और कलाकृतियों को जब्त करने का आदेश दिया। वे आगे बढ़े, हथियार चमक रहे थे, हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, जमीन फट गई। एक विशाल कंकाल हाथ फूट पड़ा। उसके बाद कंकाल योद्धाओं की एक लहर आई जिसने हमलावरों को रोक दिया, सू मिंग को बचा लिया। सू मिंग ने सदमे में देखा, सोच रहा था कि उसकी सहायता के लिए कौन आया था। बचाव करता हल्के बैंगनी बालों वाली एक महिला और एक हुड वाला लबादा था। सू मिंग ने उसे जियाओ, एक नेक्रोमैंसर के रूप में पहचाना। वह सू मिंग और उसके दुश्मनों के बीच उतरी।
एक शक्तिशाली कर्मचारी पकड़े हुए उसने उससे हार न मानने का आग्रह किया। खलनायकों को कलाकृतियों को प्राप्त करने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प। जांग टोंग ने उसके आगमन पर उपहास किया, उसे खारिज कर दिया कि कोई अन्य व्यक्ति मरने के लिए आया है। उन्होंने दावा किया कि उनके पक्ष में दर्जनों स्वामी होने के कारण अब महान सम्राट भी सुमिंग को नहीं बचा सकते। उनके लोग जी याओ के मरे हुए संबंध से भिड़ गए। झांग तांग क्रोधित हो गया, सीधे जी याओ पर हमला किया, ये घोषणा करते हुए कि जो कोई भी उसके रास्ते में खड़ा होगा वह मर जाएगा। जैसे ही जी याओ ने लड़ाई लड़ी, झांग तांग के एक आदमी ने उसे अपने फ्लैंक को देखने की चेतावनी दी, लेकिन यह एक दिखावा था। चेतावनी एक व्याकुलता थी, और जैसे ही झांग तांग अंदर बंद हुआ, वह सदमे में बदल गई। उसने अपने बिजली के फूल वाले हथियार को उस पर घुमाया, अपने सहपाठी से कहा कि वह उसके खिलाफ अपनी हरकतों को न रखे। सुमिंग, जो अभी भी खंसी हुई थी, केवल डरावनी दृष्टि से देख सकती थी और उसका नाम चिल्ला सकती थी। जैसे ही जी याओ से जुड़ा हमला अक्षम हो गया, झोंग टोंग ने अपना मौका देखा। उसने सुमिंग को बताया कि किसी और के लिए उसकी चिंता गलत थी और अब मरने की उसकी बारी थी। फिर उसने अपने चमकते नीले ब्लेड को सुमिंग की छाती में गहराई से डुबो दिया। झुकते हुए झोंगटांग ने एक अंतिम क्रूर विकल्प की पेशकश की। कलाकृतियों को सौंप दें और वह अपने दयनीय जीवन को बख्श सकता है, लेकिन सुमिंग के पास अवज्ञा का एक आखिरी कार्य था। जादुई जंजीरों को पकड़कर उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अपने विश्वासघातों को शुद्ध घृणा के साथ देखा। उन्होंने उन्हें पूर्ण राक्षस कहा। जैसे ही उसके भीतर एक भयानक लाल और काली ऊर्जा का निर्माण होने लगा। एक अंतिम हताश दांव में सुमिंग ने एक आत्म विनाशकारी क्षमता को उजागर किया। गॉड टियर तकनीक। विनाश फट गया। उसके शरीर से एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ, जिससे झांग तांग और रेन जियाओमन को घबराहट में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद युद्ध का मैदान शांत था। सुमिंग, घातक रूप से घायल, जियाओ का नाम फुसफुसाते हुए बाहर पहुंची। वह उसकी तरफ रेंग गया, उसके घायल शरीर को पकड़ते हुए, अफसोस से भरा हुआ, पूछा कि वह उसके लिए क्यों आई थी जब उसने उसे कई बार विफल कर दिया था। जियाओ, एक बेहोशी शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ, उसके चेहरे को छूने के लिए ऊपर पहुंचे, उससे कहा कि अगर यह उनका अंत था तो उन्हें एक साथ मरना चाहिए। से जैसे उसका जीवन समाप्त होता गया, जू मिंग को ताकत का अंतिम उछाल मिला। उसकी तलवार साकार हुई और उसके सामने जमीन में गिर गई, उसके दुश्मनों के खिलाफ एक घोषणा। जियाओ के शरीर को पास रखते हुए देवता का वध करने वाले जू मिंग ने एक गंभीर शपथ ली। उसने घोषणा की कि अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो वह रेन जियाओमन और जियांग तांग का शिकार करेगा और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके विश्वासघाती दूर से देखते रहे, भ्रमित होकर। फिर झांग तांग के चेहरे पर चौंकाने वाले एहसास का भाव आया। वह सुमिंग की हताश योजना को समझ गया। वह दिव्य कलाकृति को अपने साथ अपनी मृत्यु के घाट ले जाने वाला था, उसे मौत की मांद के रसातल में खींच रहा था, ताकि वे इसे कभी न पा सकें। अपनी अंतिम प्रतिज्ञा के साथ सुमिंग ने उनसे कहा कि यदि वे दिव्य कलाकृति चाहते हैं तो उन्हें आना होगा और इसे प्राप्त करना होगा। फिर वह जी याओ को पकड़कर चट्टान से कूद गया और नीचे की अराजक ऊर्जा में गिर गया। उसके हाथ में दाओ अवज्ञा की अंगूठी एक शानदार, चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही थी। दुनिया सफेदी में घुल गई। सुमिंग का हाथ लंगड़ा हो गया, जैसे कि जीवन ने आखिरकार उसे छोड़ दिया हो। लेकिन फिर उसकी चेतना लौट आई। उसने खुद को रसातल में नहीं, बल्कि एक साफ नीले आकाश और एक परिचित स्कूल की इमारत को देखा। हतप्रभ, उसका भ्रम गहरा हो गया, क्योंकि उसने एक माइक्रोफोन पर एक आवाज सुनी। एक उद्घोषक जुआनजिंग फर्स्ट अकादमी में 127वें जागृति समारोह के परिणाम घोषित कर रहा था। वांग कियांग नाम का एक छात्र सफलतापूर्वक जाग गया था, लेकिन उनकी नई कक्षा जादूगर थी, जो एक गैर लड़ाकू जीवन शैली वर्ग थी। सुमिंग, जो अब एक युवा छात्र है, किशोरों की भीड़ के बीच खड़ा था। उन्होंने दूसरों को यह टिप्पणी करते हुए सुना कि इस साल स्कूल की किस्मत खराब लग रही थी। जागरण समारोह के शब्दों ने उसे मारा। एक परिचित भावना ने उसे धोया, क्योंकि उसे पूरी तरह से सदमे के साथ एहसास हुआ कि उसने समय में वापस यात्रा की थी। वह फिर से 18 साल का था, अपने स्वयं के जागरण समारोह के दिन। जैसे ही सुमिंग छात्रों के बीच खड़ा था, इस दिन की उनकी यादें पूरी स्पष्टता के साथ लौट आईं। उसने वांग कियांग को पहचान लिया, जिसे उसे फैटी कहा जाना याद था। उन्होंने याद किया कि वांग कियांग भी अपने पिछले जीवन में एक जादूगर बन गए थे, ये पुष्टि करते हुए कि यह कोई सपना नहीं था। अपनी याददाश्त को और अधिक परखने के लिए उन्होंने अगली पंक्ति में आने वाले छात्रों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि ली सोंगयांग 2 सितारा योद्धा बन जाएगा, चेन यू की जागृति विफल हो जाएगी और सोंग ली एक युद्ध जादूगर बन जाएगा। घटनाएं ठीक वैसी ही सामने आईं जैसी उसे याद थी। ली सोंग यांग ने एक योद्धा के रूप में अपनी सफल जागृति का जश्न मनाया। उनके बाद चुन यू आए, जो उनकी जागृति विफल होने के बाद निराशा में रोए, और फिर सोंग ली, जो एक युद्ध जादूगर बन गए। हर घटना उसकी स्मृति से मेल खाने के साथ जूमिंग के पास कोई भी संदेह मिटा दिया गया था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था कि वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका था। उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से तीव्र रोष में बदल गई, क्योंकि झांगतांग और रेन जियाओमन द्वारा उसके विश्वासघात की दर्दनाक स्मृति उसके दिमाग में कौंध गई।
उन्होंने महसूस किया कि यह दूसरा मौका स्वर्ग से एक उपहार होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने अतीत को फिर से लिखने और अपने पछतावे का बदला लेने की शक्ति मिलती है। भीड़ से हाँफने से उसके विचार बाधित हो गए। मंच पर जंग तांग का एक छोटा संस्करण जाग रहा था, जो एक अविश्वसनीय बैंगनी आभा से घिरा हुआ था। उद्घोषक ने उत्साह से घोषणा की कि जंग तांग ने एक दुर्लभ छिपे हुए लड़ाकू वर्ग के दानव कठपुतली योद्धा को एक शक्तिशाली 8 सितारा जन्मजात विशेषता के साथ जगाया था। छात्र उत्साह से गूंज उठे, ये टिप्पणी करते हुए कि प्रतिष्ठित झांग परिवार के युवा मास्टर से इतनी शक्तिशाली जागृति की उम्मीद थी। यह सुनकर सुमिंग केवल अपने भविष्य के दुश्मन को ठंडी, जलती हुई नफरत से देख सकता था। जैसे ही उद्घोषक ने स्कूल की नई प्रतिभा का जश्न मनाया, सुमिंग को अपने कंधे पर एक टैप महसूस हुआ। वह मुड़ा और स्कूल की वर्दी में एक युवा स्वस्थ जी याओ को देखकर चौंक गया। उसने उसे बताया कि वह उसे ढूंढ रही थी। उसकी स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर उसने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। अभिभूत, उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा कि वह उसे पहले से बधाई देना चाहता है। इससे जियाओ भ्रमित हो गया, जिसने पूछा कि वह उसे किस लिए बधाई दे रहा है। उसकी बाहों में मरते हुए उसकी छवि उसकी आंखों के सामने चमक उठी। उसके चेहरे पर एक वास्तविक कोमल मुस्कान बन गई। उसने उससे कहा कि यह कुछ भी नहीं है और वह जल्द ही समझ जाएगी। ईमानदारी से राहत से भरकर उन्होंने कहा कि उसे फिर से देखना बहुत अच्छा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उद्घोषक ने अगले छात्र जियाओ को बुलाया। चौंककर उसने मंच पर अपना रास्ता बना लिया। उसने अपना हाथ आकाशीय स्टील पर रखा, जो नीली ऊर्जा से चटक रही एक बड़ी प्राचीन कलाकृति थी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, पत्थर से शक्ति का एक बड़ा उछाल फूट पड़ा, जिसने उसे घेर लिया। उद्घोषक की आवाज सदमे से भरकर घोषणा की कि जियाओ जाग गया था। एक शक्तिशाली 7 सितारा विशेषता के साथ एक छिपा हुआ लड़ाकू वर्ग नेक्रोमैंसर था। अन्य छात्र अविश्वास से गूंज रहे थे। सुमिंग ने एक शांत, जानने वाली मुस्कान के साथ देखा, यह सोचकर कि सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा था जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। और अब उसकी बारी थी। उद्घोषक ने सुमिंग को बुलाया क्योंकि वह मंच की ओर चला गया। जियो ने उसे शुभकामनाएं दी। अन्य छात्र इतने आशावादी नहीं थे, फुसफुसा रहे थे कि तीसरी छिपी हुई कक्षा का आना असंभव है, खासकर सुमिंग जैसे अनाथ के लिए। फिर संदर्भ प्रदान करने के लिए दृश्य बदल जाता है। यह ड्रैगन राष्ट्र के भीतर ग्रह एज्योर है, एक ऐसी दुनिया जो शक्तिशाली जागृत द्वारा शासित है। दशकों पहले जागृति का आगमन हुआ था। तब से प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष का होने पर जागृत में से एक बनने के लिए एक समारोह में भाग लेता है। इन व्यक्तियों ने दुनिया को मौलिक रूप से बदल दिया है, वास्तविकता को मोड़ने और अपार धन हासिल करने की शक्ति रखते हैं। हालांकि यह शक्ति एक कीमत पर आती है। जागृत को लगातार अंतहीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शातिर जानवरों का सामना करना पड़ता है और भयानक राक्षस से भरी कालकोठरी की खोज करनी पड़ती है। जैसे ही वह आकाशीय स्टील की ओर चला गया, सुमिंग ने अपने पिछले जीवन पर विचार किया। उन्हें याद आया कि एक अनाथ के रूप में उन्होंने वजीफे और छात्रवृत्ति पर भरोसा किया था। अपने पहले जागृति समारोह के दिन उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद मिला था। एक शानदार घटना नीचे आ गई थी और उसने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ 9 सितारा जन्मजात विशेषता को जगाया, साथ ही एक पौराणिक वर्ग के साथ जिसे गॉड स्लेयर के नाम से जाना जाता है। अब अपने दूसरे जीवन में मंच पर वह अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपना हाथ जागृति कलाकृति की ओर बढ़ाया, ये कसम खाई कि आज वह सभी को एक नई रोशनी में देखेंगे। जैसे ही उसने किया, बैंगनी और गुलाबी ऊर्जा का एक बड़ा उछाल फूट पड़ा, जिससे आकाश में एक शानदार घटना पैदा हो गई। उद्घोषक अविश्वास में घूरता रहा, यह सोचकर कि क्या यह अविश्वसनीय उछाल 9 सितारा विशेषता के साथ एक प्रतिभा के जन्म का संकेत दे सकता है, या इससे भी अधिक। जियाओ और अन्य छात्र भी उतने ही स्तब्ध थे। सुमिंग बाहर पहुंच गया, अपने मूल जागृति से रनों की परिचित वृद्धि को महसूस करने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी छाती पर एक चमकता हुआ नीला सिगिल दिखाई दिया और उसमें से वह दिव्य कलाकृति जिसके साथ वह मर गया था, दाव की अंगूठी, अवज्ञा अमल में आई। वह पूरी तरह से चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि अंगूठी किसी तरह उसके साथ समय में वापस चली गई थी। इससे पहले कि वह इसे संसाधित कर पाता, एक और अप्रत्याशित घटना घटित हुई। उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। एक सिस्टम अधिसूचना ने घोषणा की कि परम गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सफलतापूर्वक उसके लिए बाध्यकारी था। इसके बाद इसने घोषणा की कि सिस्टम ने उन्हें एक नया वर्ग सौंपा था और उनका जागरण सफल रहा। लेकिन अपनी पूर्व कक्षा के बजाय उन्हें कुछ बड़ा प्रदान किया गया था, जो एक पौराणिक वर्ग था जिसे तलवार भगवान कहा जाता था। सुमिंग केवल आश्चर्य से घूर सकता था। एक पौराणिक वर्ग के अस्तित्व और उसे अभी प्राप्त नई शक्तिशाली उपाधि पर सवाल उठा रहा था। सुमिंग की जागृति से निकलने वाली अपार लाल ऊर्जा ने सभी को अवाक कर दिया। उद्घोषक चौंक गया, सोच रहा था कि किस तरह का वर्ग ऐसी घटना पैदा कर सकता है। भीड़ में छात्रों ने बहस की कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक को चिंता थी कि अगर ये एक गैर लड़ाकू वर्ग था तो सुमिंग बर्बाद हो जाएगा। झांगतांग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इतनी शक्तिशाली दृष्टि के साथ ये एक जीवन शैली वर्ग नहीं हो सकता है। फिर भी जब वह देख रहा था,
सू मिंग की ऊर्जा के भारी दबाव से उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, इतना तीव्र था कि वह हिल नहीं सकता था। सू मिंग ऊर्जा तूफान में शांति से खड़ा था, उसके सामने सुनहरे पैनल से जानकारी को संसाधित कर रहा था। उन्होंने पुष्टि की कि उनका जागृत वर्ग तलवार भगवान था, जो उनके पिछले जीवन के गॉड स्लेयर से अलग था। उन्होंने सिस्टम इंटरफेस को छुआ, जिसने एक पहचान स्कैन पूरा किया, जिससे सू मिंग के रूप में उनकी पहचान की पुष्टि हुई। इसके बाद इसने उनकी नई स्थिति प्रदर्शित की। उनकी कक्षा तलवार भगवान थी और उनके पास यूनिवर्सल असेंशन नामक एक सुनहरी प्रतिभा थी, जो उन्हें किसी भी चीज को ऊपर उठाने या विकसित करने की क्षमता प्रदान करती थी। सू मिंग दंग रह गया। उन्होंने महसूस किया कि एक सुनहरी प्रतिभा उस प्रसिद्ध 9 स्टार वर्ग से अधिक रैंक थी जिसे उन्होंने पहले जगाया था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी नई शक्ति गॉड स्लेयर वर्ग से कहीं आगे निकल जानी चाहिए। अपनी नई क्षमताओं को देखने के लिए उत्सुक, उन्होंने कौशल इंटरफेस खोला। उसका उत्साह सदमे में बदल गया। कौशल स्क्रीन ने प्रगति और एक संदेश दिखाया, कोई क्षमता जागृत नहीं हुई है। सू मिंग गुस्से में थी। उन्होंने होलोग्राफिक पैनल को पकड़ लिया, आंतरिक रूप से चिल्लाते हुए कि कैसे एक गोल्डन रैंक प्रतिभा संभवतः एक भी कौशल के बिना आ सकती है। जबकि मिंग व्यस्त था, भीड़ बेचैन हो गई, देरी के बारे में भ्रमित हो गई। अंत में उद्घोषक ने पुकारा, ये पूछते हुए कि क्या उसने अपना जागरण समाप्त कर लिया है। सू मिंग ने गुस्से में कौशलहीन इंटरफेस को देखा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक कथित गॉड टियर क्लास को जगाने के बाद उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अचानक पैनल ने एक नया संदेश प्रदर्शित किया, जिसमें कहा गया था कि उसे उनकी प्रतिक्रिया मिल गई है और वह मार्गदर्शन फिर से शुरू करेगा। एक नए संकेत ने उनका ध्यान रिंग ऑफ दाव अवज्ञा की ओर निर्देशित किया, जो उनके सामने मंडरा रहे थे। उलझन में उसने अंगूठी को देखा, क्योंकि यह चमकने लगा। सिस्टम ने तब घोषणा की कि उसने दिव्य कलाकृतियों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है। जैसे ही अंगूठी की पहचान हुई, सिस्टम पैनल चमक उठा और सू मिंग की स्थिति से सुनहरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा, जो आकाश में गोली चला रहा था। शक्तिशाली शॉकवेव बाहर की ओर फट गई, जिससे उद्घोषक, जो अकादमी के प्रिंसिपल भी थे, को खुद को तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आकाशीय स्टील के ऊपर एक विशाल चमकता हुआ बहुरंगी तारा अपने केंद्र में संख्या 10 के साथ साकार हुआ। प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास में हकलाता रहा। सितारा जन्मजात विशेषता के प्रतीक को पहचानता है। उसकी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से उछल पड़ी, यह घोषणा करते हुए कि सू मिंग ने एक सितारा छिपे हुए स्वॉर्ड मास्टर को जगा दिया है। भीड़ अराजकता में फूट पड़ी। 10 स्टार विशेषता की स्वर्ग की चुनौती देने वाली प्रतिभा के बारे में चिल्लाते हुए, जो देश के शीर्ष स्कोरर के लिए आरक्षित स्तर था। झांगटांग स्तब्ध चुप्पी में देखता रहा, जबकि एक अन्य छात्र ने टिप्पणी की कि उसे लगता है कि जियांगतांग की 8 सितारा जागृति पागल थी। लेकिन सू मिंग ने अभी अधिकतम स्टार विशेषता का खुलासा किया था। प्रिंसिपल बीमिंग ने घोषणा की कि यह अकादमी के लिए एक बैनर वर्ष था। न केवल उनके पास कई छिपे हुए वर्ग थे, बल्कि अब स्टार विशेषता के साथ एक स्वर्ग चुना गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि जबकि स्वॉर्डमास्टर वर्ग 10 स्टार जन्मजात प्रतिभा के साथ शीर्ष स्तर पर नहीं था, सू मिंग की भविष्य की क्षमता असीमित होगी। एक इनाम के रूप में प्रिंसिपल ने घोषणा की कि वह व्यक्तिगत रूप से सू मिंग को खेती में सहायता करने वाली वस्तुओं का एक पूरा सेट उपहार में देगा। हालांकि हर कोई आशावादी नहीं था। निराशा की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ छात्रों ने इसे प्रतिभा की बर्बादी कहा, यह समझाते हुए कि तलवार मास्टर एक निचला स्तर का वर्ग था। उन्होंने विस्तार से बताया कि यह सभी ट्रेड क्लास का एक औसत दर्जे का जैक था, जिसे रेंज और करीबी लड़ाई दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर किया गया था। शारीरिक और जादुई हमलों के बीच ध्यान केंद्रित किया गया था, जिससे यह एक पाठ्यपुस्तक कमजोर वर्ग बन गया। अन्य छात्र उनके दुर्भाग्य पर हंसे। इस तरह के एक लंगड़ा वर्ग के साथ जोड़े गए 10 स्टार प्रतिभा के निराशाजनक परिणाम का मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने उसका बचाव करने की कोशिश की, यह सुझाव देते हुए कि पर्याप्त मेहनत के साथ एक स्वॉर्ड मास्टर एक विश्वसनीय क्षति डीलर बन सकता है, और सू मिंग की प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से इसे पूरा कर सकता है। लेकिन निंदकों ने उन्हें बंद कर दिया, यह तर्क देते हुए कि कक्षा को एक ही परिणाम के लिए दोगुने प्रयास की आवश्यकता होती है, और वह मंच पर एक शुरुआती कालकोठरी को साफ करने के लिए भाग्यशाली होगा। सू मिंग ने उनके बर्खास्तगी वाले शब्दों को सुना। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी आंखें छाया में थीं, यह सोचकर कि वे सभी उसकी स्वॉर्ड मास्टर क्लास को बेकार कैसे मानते थे। जैसे ही भीड़ बड़बड़ाती रही, जियाओ सू मिंग के पास दौड़ी एक उज्जवल मुस्कान के साथ। उसने उसे बधाई दी। सू मिंग ने भावना लौटा दी। जियाओ ने तब उसे दूसरे की बकवास को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सितारा प्रतिभा को जगाना अविश्वसनीय था। उसने स्वीकार किया कि स्वॉर्ड मास्टर वर्ग जल्दी कमजोर हो सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी प्रतिभा के साथ यह कोई समस्या नहीं होगी। सू मिंग ने उसे एक गर्म मुस्कान दी और उसे धन्यवाद दिया, उसे आश्वस्त किया कि वह उनकी टिप्पणियों को उस तक नहीं पहुंचने दे रहा है। फिर उन्होंने गुप्त रूप से कहा कि उनका कम आंकना बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहता था, जिससे जियाओ भ्रमित हो गए। उनकी बातचीत बाधित हो गई, क्योंकि उद्घोषक ने अगले छात्र को बुलाया।
स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की रेन जियाओमन के आगे बढ़ते ही भीड़ ने जयकार की। झांग तांग उसे प्रोत्साहित करते हुए देखा गया। जियो ने उनकी लोकप्रियता पर टिप्पणी की, लेकिन सुमिंग चुप रही। देखने के बजाय सुमिंग मुड़ा और दूर जाने लगा। जियाओ ने भ्रमित होकर पुकारा, उसे याद दिलाया कि समारोह खत्म नहीं हुआ था। सुमिंग ने पीछे मुड़कर देखे बिना ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वह चला गया, उसके मन में उसके पिछले जीवन की दर्दनाक यादें भर गईं। उसे याद आया कि कैसे रेन जियाओमन ने उसका इस्तेमाल केवल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा देने और मारने के लिए किया था। उन्होंने मरते समय की गई प्रतिज्ञा को याद किया और इस नए जीवन में बदला लेने के अपने संकल्प को मजबूत किया। बाद में सुमिंग शहर में चला गया, ये देखते हुए कि दुनिया उसकी यादों से अपरिवर्तित लग रही थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी नई कक्षा के अलावा कुछ चीजें अलग थीं। उन्होंने अपने सिस्टम की जांच की और टोटल कंसीलमेंट नामक एक कौशल की खोज की। इस पौराणिक कौशल ने उन्हें अपने उपकरण, कक्षा और अन्य कौशल के बारे में जानकारी छिपाने या फिर से लिखने की अनुमति दी। उन्होंने इसे अपने पिछले जीवन से वापस लाए गए 4 कौशलों में से एक के रूप में पहचाना। इस एहसास ने एक और स्मृति को ट्रिगर किया, दाओ अवज्ञा की चमकती अंगूठी। उसने सदमे में अपने हाथों की ओर देखा। अंत में यह समझ गया कि दिव्य कलाकृति वास्तव में समय पर उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही सुमिंग ने रिंग पर विचार किया, सिस्टम पैनल फिर से जल उठा। इसने घोषणा की कि वह दिव्य कलाकृतियों को लोड कर रहा है। जैसे ही अंगूठी एकीकृत हुई, एक नया संदेश दिखाई दिया। सुमिंग को अपने पुराने गॉड स्लेयर वर्ग से कौशल का एक हिस्सा विरासत में मिला था। वह सदमे में देखता था, यह सवाल करते हुए कि उसके पिछले जीवन की कक्षा से कौशल हासिल करना कैसे संभव था, जब उनकी नई कक्षा तलवार भगवान थी। एक विस्तृत स्थिति स्क्रीन ने उनका नाम सुमिंग संतुलित आधार आंकड़ों के साथ स्तर 1 दिखाते हुए मूर्त रूप लिया। उनकी कक्षा की पुष्टि मिथिक वर्ल्ड यूनिक स्वॉर्ड गॉड के रूप में की गई थी और उनकी प्रतिभा यूनिवर्सल असेंशन थी। कौशल अनुभाग में अब 4 गॉड स्लेयर ब्लेड, टोटल कंसिलमेंट, शैडो स्टेप और इंसाइटफुल आई सूचीबद्ध हैं। इस नई जानकारी के साथ सुमिंग ने एक योजना तैयार करना शुरू किया। उसने एक पुरानी कहावत के बारे में सोचा, एक आदमी निर्दोष है, लेकिन एक खजाना ले जाना उसे दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने से बचने के लिए एक लक्ष्य बनाता है। और क्योंकि वह अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं था, वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। जबकि उनकी 10 सितारा प्रतिभा को छिपाना असंभव था, उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने सच्चे पौराणिक वर्ग, तलवार भगवान के बारे में सभी जानकारी छिपानी होगी। उन्होंने इस दूसरे मौके का फायदा उठाने और अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराने की कसम खाई। वह पिछले अनुभव से जानता था कि जागृति समारोह के बाद दूसरे दिन बिगिनर डंगोन चैलेंज आएगा। अपने ज्ञान और कौशल के साथ सुमिंग को विश्वास था कि शुरुआती कालकोठरी कोई चुनौती नहीं होगी। उनका लक्ष्य किसी और की तुलना में तेजी से स्तर बढ़ाना और बेहतर गियर प्राप्त करना था। ऐसा करने के लिए उन्होंने शुरू से ही कालकोठरी के सबसे कठिन बॉस को चुनौती देने का फैसला किया। लेकिन सबसे पहले उसे एक अच्छे हथियार की जरूरत थी। इस बीच पलास नाम की एक ऊंची गगनचुंबी इमारत के एक आलीशान कमरे में एक अलग ही दृश्य सामने आया। झांग तांग और रेन जियाओमन एक साथ थे। रेन जियाओमन ने समारोह के ठीक बाद उसे ऐसी जगह पर लाने के लिए जियांग तांग को चिढ़ाया। झांग तांग ने चिढ़कर उसे समारोह का उल्लेख नहीं करने के लिए कहा, यह शिकायत करते हुए कि सू मिंग ने उसकी गड़गड़ाहट चुरा ली है। हालांकि रेन जियाओमन पहले से ही षड्यंत्र रच रहा था। उसने उसे पागल न होने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि भले ही सू मिंग सिर्फ एक तलवारबाज था, लेकिन उसकी जागृति विशेषता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। उसने उसे आश्वासन दिया कि सुमिंग के पास बाद में उपयोग करने के लिए बहुत मूल्य होगा। उत्सुक होकर झांगटांग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रेन जियाओमन धूर्तता से मुस्कुराया और उसे अपने फोन पर कुछ दिखाया। जैसे ही झांगटेंग ने इसे देखा, उसकी अभिव्यक्ति झुंझलाहट से आश्चर्य में बदल गई। रेन जियाओमन ने अपनी योजना को ठंडे, गणना करने वाले रूप से समझाया। उसे विश्वास था कि अगर वह सुमिंग के लिए थोड़ा चारा लटकाती है तो वह उसे ले लेगा। फिर पहले की तरह वे उसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते थे। अपनी योजना के बाद सुमिंग एक विशाल गगनचुंबी इमारत पर पहुंचे, जिसमें एक हथियार बाजार था। वह 12वीं मंजिल तक एक लिफ्ट ले गया, जहां हथियार एम्पोरियम के एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। जैसे ही वह चला गया, उसने देखा कि वह जगह नौसिखिया कालकोठरी परीक्षण की तैयारी कर रहे नए जागृत छात्रों से भरी हुई थी। उसने कुछ लोगों को अपने पैसे की कमी पर विलाप करते हुए सुना, ये महसूस करते हुए कि उन्हें एक अच्छे हथियार के लिए कालकोठरी में गुलाम बनाना होगा। सुमिंग का ध्यान एक विशिष्ट प्रदर्शन के आसपास एकत्रित भीड़ की ओर आकर्षित हुआ। वे एक चमकती नीली तलवार की प्रशंसा कर रहे थे, जिसे तानाशाह का फ्रॉस्ट ब्लेड कहा जाता है। एक हीरे की रैंक का हथियार, जिसे एक उच्च स्तरीय ग्रेट स्वॉर्ड क्लास खिलाड़ी द्वारा जाली कहा जाता है। भीड़ इसकी शक्ति पर आश्चर्यचकित थी, जो माना जाता है कि एक राक्षस के खून को फ्रीज कर सकती थी, लेकिन 1 मिलियन आगमन सिक्कों की कीमत से भी भयभीत थी। जैसे ही उन्होंने अपना विस्मय व्यक्त किया, सुमिंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे अपने पिछले जन्म से याद आया कि यह हथियार नकली था और इसे बेचने वाले व्यापारियों को अंततः गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके विचारों को एक आवाज ने बाधित कर दिया था।
उसने देखा कि एक अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए महिला के पास छोटे भूरे बाल थे, जिसके पास 2 अंगरक्षक थे। उसने पूछा कि क्या वह सुमिंग है, और उसने बदले में पूछा कि वह कौन है। महिला ने अपना परिचय जियांग एंड ग्रुप के वाइस डायरेक्टर जियांग लैन के रूप में दिया और उसे अपना बिजनेस कार्ड सौंपा। सुमिंग ने कार्ड लिया, यह कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि वह उसे जानता है। जियांग लैन ने उनकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और दूसरों को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से घोषणा की कि जियानगुन समूह की ओर से वह दिन के लिए अपने सभी खर्चों को कवर करेगी। फिर उसने उससे कहा कि उसे उम्मीद है कि वह उस पर एक एहसान कर सकता है। जब सुमिंग ने पूछा कि किस तरह का एहसान है, तो उसने एक अंगरक्षक को उसे एक फोटो दिखाने का निर्देश दिया। तस्वीर एक युवा मुस्कुराती हुई लड़की की थी, जिसकी आंखें छिपी हुई थीं, जो सफेद फूलों से घिरी हुई थीं। जेंगलान ने समझाया कि लड़की उसकी छोटी बहन झेंग युनकिंग थी, जो उसके स्कूल में भी पढ़ती थी और अभी अभी जागृत हुई थी। उसने खुलासा किया कि उसने पहले ही उसकी जागृति की जांच कर ली थी और उसकी 10 स्टार प्रतिभा के बारे में जानती थी। उसने तर्क दिया कि उसकी शक्ति के साथ नौसिखिया कालकोठरी उसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। उसने उसे याद दिलाया कि केवल नया जागृत प्रवेश कर सकता है, और फिर उसने अपना अनुरोध किया। वह चाहती थी कि वह उसकी बहन के साथ मिलकर उसकी रक्षा करे, ताकि वह सुरक्षित रूप से परीक्षण पूरा कर सके। एक पल के बाद सुमिंग ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वह चला गया, जियांगलान सदमे में रह गया। वह उसके पीछे चिल्लाई, अगर वह सहमत होगा तो उसे स्टोर में किसी भी हथियार की पेशकश की, लेकिन उनके प्रस्ताव को खामोशी के साथ पूरा किया गया। गुस्से में उसने मन ही मन सोचा कि कैसे एक टूटा हुआ छात्र जो अभी अभी भाग्यशाली हुआ है, उसे मना करने का अधिकार हो सकता है। जैसे ही जियांग लैन गुस्से में थी, सुमिंग रुक गई। शांत भाव से वह पीछे मुड़ा और कहा, क्या ऐसा है? फिर उसने स्टोर में सबसे महंगे हथियार की ओर इशारा किया और घोषणा की कि वह अत्याचारी के ठंड ब्लेड 1 लाख आगमन सिक्कों की नकली तलवार ले जाएगा। जिंगलान क्रोधित था, यह मानते हुए कि वह जानबूझकर उसे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा था। उसने उस पर चीजों को मुश्किल बनाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि उसकी स्थिति का कोई व्यक्ति 1 लाख सिक्कों के लायक है। मिंग ने बस उसे याद दिलाया कि उसने उसे किसी भी हथियार की पेशकश की थी। उसने उससे कहा कि अगर वह पालन करने के लिए तैयार नहीं है तो सौदा बंद हो गया था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने फिर उसे सलाह का एक टुकड़ा दिया। उसे अपनी बहन को यह बताने के लिए कहा कि उसे अपने सभी प्रयासों के साथ तैयारी करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि ऐसी चीजें हैं जो धन नहीं खरीद सकता है। आश्चर्यजनक रूप से जियांग लैन का गुस्सा फीका पड़ गया, उसकी जगह एक दिलचस्प मुस्कान ने ले ली। उसने सुमिंग को दिलचस्प पाया और खुद को स्वीकार किया कि उसने आगे बढ़ गया था। वह मुड़ी और अपने अंगरक्षकों के साथ चली गई। दर्शक दंग रह गए, इस बारे में फुसफुसाते हुए कि कैसे उस छात्र ने जियांग के एक समूह के शक्तिशाली लोगों की भूमिका निभाई थी। जैसे ही वे गए, जूमिंग का फोन एक आने वाले संदेश से गूंज उठा। उसने देखा कि यह रेन जियामेन से था। संदेश बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। उसने पूछा कि क्या वह हमेशा उसे पसंद करता है। उसने दावा किया कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ है और उसे अकादमिक भवन की छत पर मिलने के लिए कहा। उस रात सुमिंग ने ठंडे मनोरंजन के साथ नोट किया कि भले ही वह गॉड स्लेयर के रूप में नहीं जागे थे, लेकिन रेनकसिया ओमन की जोड़ तोड़ की रणनीति नहीं बदली थी। प्रतिशोध के लिए अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए उसने एक सरल संदेश के साथ उत्तर दिया, उससे मिलने के लिए सहमत हुए। इससे निपटने के साथ सुमिंग ने अपना ध्यान वापस एक हथियार खोजने की ओर लगाया। वह एक दुकान सहायक के पास गया और तलवार के पत्थरों, नामक दांतेदार चट्टान जैसी वस्तुओं के प्रदर्शन के बारे में पूछा। सहायक ने समझाया कि ये हथियार के पत्थर थे जिनमें सिल्वर रैंक हथियार प्राप्त करने का मौका था, लेकिन उसने सावधानी से उसे चेतावनी दी कि यह सब संभावना पर आधारित था और अधिकांश पत्थरों में केवल निम्नतम श्रेणी के हथियार थे। उसे आश्चर्य हुआ। सुमिंग ने उसे बताया कि वह वही था जो वह चाहता था। उन्होंने समझाया कि एक चांदी के हथियार पर एक भाग्य खर्च करने के बजाय, जो जल्द ही अप्रचलित हो जाएगा, एक सस्ते पत्थर से एक प्राप्त करने पर जुआ खेलना एक बेहतर शर्त थी। हालांकि जब उसने पत्थरों को देखा तो उसने सोचा कि उसके लिए यह वास्तव में कोई जुआ नहीं था। सच तो यह था कि वह वास्तव में पत्थरों के अंदर का डेटा देख सकता था। ये एक और कौशल के लिए धन्यवाद था जो वह अपने पिछले जीवन से वापस लाया था। आई ऑफ इनसाइट, एक सिस्टम पैनल ने समझाया। इस पौराणिक कौशल ने उनकी आंखों को चीजों की वास्तविक प्रकृति को देखने की शक्ति। इस क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने आत्मविश्वास से एक पत्थर को उठाया। वह जानता था कि एक नियमित चांदी के हथियार के लिए सैकड़ों या हजारों आगमन सिक्के खर्च होंगे, लेकिन एक सस्ते पत्थर में एक खोजने के लिए अपने कौशल का उपयोग करके यह अपने जैसे टूटे हुए छात्र के लिए एक अविश्वसनीय मूल्य था। जैसे ही सुमिंग हथियार के पत्थर के साथ बैठा था, उसकी हरकतों ने कुछ अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने उसे उस बच्चे के रूप में पहचाना जिसने शक्तिशाली जंग को एक समूह को ठुकरा दिया था। लड़का और उसके 2 दोस्त उपहास करते हुए सुमिंग के पास पहुंचे।
गोरे लड़के ने कचरा हथियार पत्थर रखने के लिए उसका मजाक उड़ाया, इस विचार पर हंसते हुए कि सूमिंग कबाड़ के एक टुकड़े पर जुआ खेलने के लिए एक प्रमुख निगम से एक फ्रीबी को ठुकरा देगा। उन्होंने सूमिंग को बेवकूफ कहा। हालांकि सूमिंग बेफिक्र थी। उसने गोरा धमकाने वाले को यांग डिंग के रूप में पहचाना, एक अमीर बव्वा जिसे उसने अपने पिछले जीवन से याद किया, जिसने अंडर क्लासमैन को धमकाने से अपनी किक प्राप्त की। स्थिति को एक दर्द पाकर सुमिंग ने उनके साथ कुछ मस्ती करने का फैसला किया। वह शांति से यांग डिंग की ओर मुड़ा और एक शर्त का प्रस्ताव रखा, 5 आगमन सिक्के कि वह अपने पास रखे पत्थर से सिल्वर रैंक का हथियार प्राप्त कर सकता है। एक पल की स्तब्ध चुप्पी के बाद यांग डिंग और उसके दोस्त हंसी में फूट पड़े। यह सोचकर कि सुमिंग एक बेवकूफ था, यांग डिंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि 99 संभावना है कि पत्थर कचरा था और वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो अपना पैसा फेंकने के लिए इतना उत्सुक था। सुमिंग ने बस जवाब दिया कि वे जल्द ही देखेंगे कि वास्तव में उनका पैसा कौन बर्बाद कर रहा था। यांग डिंग ने उत्सुकता से शर्त स्वीकार कर ली और दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। सुमिंग ने घोषणा की कि वह तुरंत पत्थर खोलेगा, धमकाने वाले को पीछे न हटने की चेतावनी दी। यांग डिंग बस हंसे, उसे उन 5 सिक्कों के बारे में चिंता करने के लिए कहा जो उस पर बकाया थे। सभी के देखने के साथ जूमिंग सक्रिय हो गया। उसकी अंतर्दृष्टि की आंख टकराई, उसकी दृष्टि बदल गई, जिससे उसे पत्थर के भीतर छिपी चमकती लाल तलवार देखने की अनुमति मिली। एक आत्मविश्वास के साथ चिल्लाते हुए उसने पत्थर को तोड़ दिया। टूटी हुई चट्टान से एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी और एक शक्तिशाली तलवार उड़ गई। यांग डिंग, उसके दोस्त और पूरी भीड़ केवल पूरी तरह से अविश्वास में देख सकती थी, क्योंकि सुमिंग ने शांति से हथियार को उसकी मूठ से पकड़ लिया था। एक सिस्टम अधिसूचना उनके नए हथियार, एक काले लोहे के लाल रंग की धार वाली तलवार, क्रिमसन ड्रिंकर नामक एक विशेष प्रत्यय के साथ एक निम्न श्रेणी के चांदी के हथियार की पहचान करते हुए दिखाई दी, जिसके साथ इसे अपने धारक को ठीक करने के लिए राक्षसों के रक्त को अवशोषित करने की अनुमति मिली। स्तब्ध सन्नाटे के बीच खड़े होकर सुमिंग ने अपनी नई तलवार पकड़ रखी थी, इसे एक अच्छे हथियार के रूप में प्रशंसा कर रही थी। फिर उसने एक ठंडे, दृढ़ निगाह से सोचा कि यह नई तलवार उस रात रेन जियाओमन के साथ उसकी डेट के लिए एकदम सही होगी। यांग डिंग और उसके दोस्त स्तब्ध चुप्पी में खड़े थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सुमिंग ने पत्थर से सिल्वर रैंक का हथियार खींचा था। तलवार पकड़े हुए सुमिंग ने लापरवाही से टिप्पणी की कि यह बुरा नहीं था, विशेष रूप से इसकी जीवन चोरी करने की क्षमता, यह देखते हुए कि यह आगामी कालकोठरी परीक्षण में एक मरहम लगाने वाले की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। एक सिस्टम पैनल ने पुष्टि की कि हथियार लाइफ स्टील के साथ सिल्वर रैंक ब्लैक स्टील की तलवार थी। जैसे ही यांग डिंग घबराहट में घूरने लगी, सुमिंग ने उस पर ब्लेड तान दिया, धमकाने वाले को याद दिलाया कि एक शर्त थी और 5000 आगमन के सिक्के अब उसके थे। पराजित योंग डिंग ने पैसे ट्रांसफर किए। तूफान से हटते हुए वह चिल्लाया कि वह इस अपमान को नहीं भूलेगा। सुमिंग ने उसे बस भविष्य में इस तरह के लापरवाह दांव न लगाने की सलाह दी। दुकान के सहायक ने आश्चर्य से देखा, यह महसूस करते हुए कि किसी को भी उनके एक पत्थर से असली हथियार निकाले हुए वर्षों हो गए थे। अपनी जीत के साथ सुमिंग एक म्यान के लिए काउंटर पर वापस चला गया, ये पूछते हुए कि क्या 5 सिक्के पर्याप्त होंगे। घबराए हुए सहायक ने पुष्टि की कि यह था। उन्होंने एक सुनहरा अलंकृत सिल्वर रैंक म्यान खरीदा, जिसने हथियार के स्थायित्व के नुकसान को 50 तक कम कर दिया। सुमिंग संतुष्ट था, यह जानते हुए कि इससे तलवार की टूट फूट में काफी कमी आएगी। जैसे ही उसने अपनी म्यान वाली तलवार पकड़ी, एक सिस्टम अधिसूचना पॉप अप हुई, जिसमें पूछा गया कि क्या वह हथियार अभिव्यक्ति नामक एक छिपे हुए फंक्शन को सक्रिय करना चाहता है। उसने यह सोचकर कि अभी समय नहीं आया है, इसके खिलाफ फैसला किया। एक मुस्कान के साथ उसने सोचा कि उसे अभी भी इस नए हथियार को लेने और इसकी रैंक बढ़ाने की आवश्यकता कैसे है। बाद में एक पार्क से गुजरते हुए सुमिंग ने अपनी स्थिति पर विचार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि तलवार भगवान के रूप में जागने के बाद उनके पास एक भी प्रयोग करने योग्य वर्ग कौशल की कमी थी। हालांकि उनकी कक्षा एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मौलिक प्रतिभा यूनिवर्सल असेंशन के साथ आई थी। इस अनूठी प्रतिभा ने उन्हें किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को उन्नत करने दिया। एक बार अपने पौराणिक वर्ग को वास्तव में अपने पद के योग्य बना दिया। अपनी तलवार पकड़कर उसने इस शक्ति का परीक्षण किया। एक सिस्टम अधिसूचना ने घोषणा की कि यूनिवर्सल असेंशन सक्रिय हो गया था। उद्गम सफल रहा और क्रिमसन ड्रिंकर प्रभाव प्राप्त किया गया। तलवार एक शक्तिशाली लाल आभा के साथ चमकने लगी। एक अंतिम अधिसूचना ने हथियार की नई लाल रंग की ब्लैक स्टील की उच्च रजत रैंक की तलवार प्रदर्शित की। संपर्क में आने पर लक्ष्य के खून को निकालने के लिए इसकी क्रिमसन ड्रिंकर क्षमता को बढ़ाया गया था और इसने एक नया कौशल रक्त पिपासा प्राप्त किया, जिससे सभी आंकड़ों को अस्थायी बढ़ावा मिला। एक राक्षस को मारने के बाद सुमिंग अपग्रेड से प्रसन्न था। तैयारी पूरी होने के साथ उन्होंने हिडन वेपन मैनिफेस्टेशन को सक्रिय किया। अगले दिन शुरुआती कालकोठरी को आश्वस्त किया। उस रात बाद में इसलिए मिंग अकादमिक भवन की छत पर पहुंचे। वह भविष्य के शहर के दृश्य के खिलाफ सिलहूट खड़ा था, हाथ में उसकी नई तलवार। रेन जियाओमन पहले से ही वहां था।
वह एक मोहक मुस्कान के साथ मुड़ी और उसे देर से आने के लिए डांटते हुए चंचलता से उसका स्वागत किया। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। एक शब्द के बिना सूमिंग ने उस पर अपनी तलवार घुमा दी। वह चिल्लाई और मुश्किल से हमले से बच पाई। जैसे ही ब्लेड कंक्रीट के किनारे में गिर गया जहां वह थी, वह अविश्वास में देखती रही, पूछती रही कि वह क्या कर रहा है। एक ठंडी अटूट निगाहों के साथ सूमिंग ने उसे बताया कि वह बदला लेने आया था। उनके पिछले जीवन की एक दर्दनाक याद उनके सामने कौंध गई। उनकी मृत्यु का क्षण मरते हुए जी याओ को रेन जियाओमन के रूप में पकड़े हुए बिना पछतावे के देख रहे थे। रेन जियाओमन हतप्रभ और गुस्से में था। उसने ये जानने की मांग की कि वह किस बारे में बात कर रहा था, उसे याद दिलाते हुए कि उसने अभी अभी उसका कबूलनामा स्वीकार कर लिया था। उसने अपना फोन रखा, एक संदेश इतिहास दिखाते हुए जहां उसने उसे बताया था कि वह उसे पसंद करता है और उससे बाहर जाने के लिए कहा था। वह हताशा में चिल्लाई, ये इंगित करते हुए कि वह वही था जो उसे डेट करना चाहता था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अब उसे चोट क्यों पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सुमिंग बस वहीं खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति कठोर और चुप थी। उसने उसे ठंडे स्वर में देखा, जानकर मुस्कुराई। उसने उससे कहा कि जबकि वह उस स्वीकारोक्ति के बारे में सही थी जो हुआ था। पिछले जन्म में उसका दिमाग पीछे हट गया, अपने रिश्ते को फिर से दोहरा रहा था। उसने उसे स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की के रूप में याद किया, जबकि वह सिर्फ एक अकेला अनाथ था। उन्होंने पहले जागरण समारोह के बाद के दिन को याद किया। निराश वह उसके पास आया जिसने एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह ठीक है। उस दिन से उसे लगा कि उसके पास किसी का स्नेह है। इससे उनका टेक्स्ट संदेश, स्वीकारोक्ति, उनकी रोमांटिक तारीखें और उनकी अंतरंगता हुई। लेकिन वह खुशहाल अतीत उसकी और झांग तांग की एक साथ एक तस्वीर की स्मृति से बिखर गया, जो वर्तमान में उसके अंतिम विश्वासघात का प्रतीक था। सुमिंग का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया क्योंकि वह चिल्लाया कि यह सब झूठ था। उसने गुस्से में उस पर आरोप लगाया, यह घोषणा करते हुए कि वह उसके छायादार कर्मों, जियांग तांग के साथ व्यवहार के बारे में सब कुछ जानता है और वह केवल उसका उपयोग कर रही थी। रेन जियाओमन पूरी तरह से चौंक गया था, हकलाते हुए कि वह बकवास कर रहा था और अपने आरोपों को नकारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुमिंग अथक था। उसने उससे कहा कि वह अच्छी तरह से जानती है कि वह झूठ बोल रहा था या नहीं, और उसका शांत, सुंदर व्यक्तित्व एक धोखेबाज था। फिर वह झुक गया, उसकी आवाज जहर से भर गई, और उसे बताया कि उसका असली स्व एक व्यर्थ बेशर्म व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं था। इस पर रेन जियाओमन का संयम पूरी तरह से टूट गया। उसका चेहरा गुस्से में मुड़ गया क्योंकि उसने अपना अभिनय छोड़ दिया। वह उस पर चिल्लाई, पूछा कि वह संभवतः क्या जान सकता है, और उसे अनाथ कहा। उसने जहरीले रूप से थूक दिया कि अगर उसकी प्रतिभा कुछ लायक नहीं होती तो उसे उससे बात करने का मौका भी कभी नहीं मिलता। फिर उसने उसे धमकी दी, चिल्लाते हुए कि न तो वह और न ही जांग तांग उसे उसका अपमान करने से दूर जाने देंगे। सुमिंग ने उसकी धमकियों का सामना एक बर्खास्तगी भरी मुस्कान के साथ किया। उसने उसे इसे लाने के लिए चुनौती दी, लेकिन सुझाव दिया कि उसे इस बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए कि यह छोटा सा मामला उसे कैसे प्रभावित करेगा। जेड सार्वजनिक छवि के रूप में सावधानी से तैयार किया गया। इस अंतिम ताने ने उसे किनारे पर धकेल दिया। क्रोध से उबलते हुए वह तलवार के लिए झपट पड़ी ताकि मिंग कंक्रीट में छोड़ दिया हो और उसे उस पर घुमा दिया जाए। जैसे ही ब्लेड उसकी ओर उड़ गया, जूमिंग ने मन ही मन सोचा कि उसकी हरकतें उसके पिछले जीवन की तरह ही थीं। हालांकि इस बार वह तैयार थे। जैसे ही तलवार हमला करने वाली थी, ब्लेड से लाल ऊर्जा की टेंड्रिल फूट पड़ी, जिससे वह हवा में रुक गई और रेन जियाओमन पूरी तरह से चौंक गया। जूमिंग ने समझाया कि उसने इसे आते देखा, पीठ में छुरा घोंपने के लिए उसकी प्रवृत्ति को जानकर। एक सिस्टम अधिसूचना ने उनके हथियार की क्रिम्सन ड्रिंकर क्षमता के सक्रिय होने की पुष्टि की। लाल ऊर्जा टेंड्रिल ब्लेड से निकल गए और रेन जियाओमन के चारों ओर लिपटे हुए। सुमिंग ने अपना जाल प्रकट किया। जिस क्षण उसने उसे अपने हथियार की क्षमता से निशाना बनाया, उसके भाग्य पर मुहर लग गई। टेंड्रिल ने आगे की ओर गोली मार दी, जिससे सीधे उसके चेहरे पर प्रहार हुआ। उसने पीड़ा की एक भेदी चीख निकाली, चिल्लाते हुए कि उसका चेहरा बर्बाद हो गया था। जैसे ही वह जमीन पर गिर गई, सुमिंग उसके ऊपर खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में उसे बताया कि वह इसे अपने ऊपर ले आई है। वह यह घोषणा करने वाला था कि यह उसके बदला लेने की शुरुआत, लेकिन उसने चिल्लाते हुए बाधित किया कि वह जंग तांग से उसे मारने जा रही थी। बेफिक्र होकर सुमिंग ने बस अपनी तलवार को याद किया, जो उसकी सूची में बदल गई। फिर वह मुड़ा और चला गया, उसे जाने और झांग तांग को बताने के लिए कहा कि जब भी वह तैयार हो, वह उसके लिए आ सकता है। उन्होंने घोषणा की कि आज की हड़ताल उनका विच्छेद है। जैसे ही उसने उसे छत पर रोते हुए छोड़ दिया, उसने सोचा कि इस ब्लेड ने उस स्नेह को काटने का भी काम किया है जिसे उसने एक बार इतनी गहराई से संजोया था। बाद में उन्हें अपने फोन पर एक सूचना मिली। यह अकादमी की ओर से एक उपहार था। संदेश प्रिंसिपल वांग का था, जिसमें उन्हें उनके जागने पर बधाई दी गई थी और उन्हें शुरुआती डंगोन इंजन के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए एक इनाम पैकेज प्रदान किया गया था। पैकेज में एक किलेबंदी की गोली, एक लड़ाकू गियर पैकेज और 10 आगमन सिक्के थे। अगले दिन सुबह 6 बजे शुरू हुआ।
सू मिंग ने प्रिंसिपल से किलेबंदी की गोली पकड़ ली। उन्होंने उदारता को स्वीकार किया, लेकिन संदेह किया कि उनकी स्टार प्रतिभा के बावजूद एक कमजोर स्वॉर्ड मास्टर वर्ग को जगाने के लिए यह अफसोस की बात थी। उसने तुरंत गोली खा ली, शिकायत की कि इसका स्वाद भयानक था। खराब स्वाद को भुला दिया गया क्योंकि वह एक सुनहरी आभा में घिरा हुआ था। एक सिस्टम अधिसूचना ने उसे चौंका दिया। गोली ने उसे 10 संविधान और 100 अनुभव अंक दिए थे, जो उसे तुरंत स्तर 2 पर बढ़ावा देने और उसे 10 मुफ्त विशेषता अंक प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही उनकी स्थिति स्क्रीन अपडेट हुई, एक नई निष्क्रिय प्रतिभा ने जन्मजात तलवार शरीर को सक्रिय किया। इस प्रतिभा का मतलब था कि उसने सहज रूप से अपने दिल में एक तलवार बनाई थी, जिससे उसे अपने सामान्य प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए किसी भी तलवार प्रकार के कौशल को सीखने की अनुमति मिलती थी। सू मिंग प्रसन्न हुआ, यह महसूस करते हुए कि जैसा कि उसकी स्टार प्रतिभा से अपेक्षा की गई थी, वह केवल स्तर बढ़ाकर क्षमताओं को सीख सकता था। नए आत्मविश्वास से भरकर वह मुस्कुराया और घोषणा की कि वह नौसिखिया कालकोठरी में सभी को अपनी असली शक्ति दिखाएगा। वह जुआनजिंग फर्स्ट एकेडमी के नौसिखिए कालकोठरी क्षेत्र में पहुंचे, जो छात्रों और पोर्टलों से भरा एक हलचल भरा प्लाजा था। उनके सहपाठियों का एक समूह उनके पास आया। वही छात्र जिन्होंने उनकी कक्षा का मजाक उड़ाया था, अब उत्सुकता से टीम बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनकी स्टार प्रतिभा और प्रिंसिपल के उपहार की प्रशंसा की, यह सुझाव देते हुए कि कालकोठरी सरल होगी। उन्होंने स्वॉर्डमास्टर की कथित कमजोरियों का समर्थन करने के लिए अपनी कक्षाओं की पेशकश की, अपने कोटटेल को उच्च स्कोर तक ले जाने की उम्मीद की। सू मिंग को उनके पाखंड से घृणा थी। यह सोचकर कि एक दिन पहले उन्होंने उसे कैसे देखा था, उसने स्पष्ट रूप से उन्हें ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि उसके पास पहले से ही एक टीम है। उनके शब्दों को जी याओ ने सुना था, जो आश्चर्य से दौड़कर पूछा कि उन्होंने एक टीम कब बनाई है। उसने समझाया कि वह विशेष रूप से टीम बनाने के लिए कहने वाली पहली महिला बनने के लिए जल्दी आई थी। सू मिंग ने गार्ड से पकड़े जाने की कोशिश की। उसने उसे बताया कि उसके लक्ष्य सामान्य पुरस्कारों के लिए नहीं थे और वह चिंतित था कि उसे चोट लग सकती है। फिर वह झुक गया और अपने असली इरादे को फुसफुसाया। उन्होंने अकेले कालकोठरी को चुनौती देने की योजना बनाई। जैसे ही जियाओ इसे संसाधित कर रहा था, उन्हें एक नीले बालों वाले छात्र ने बाधित किया। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उन्होंने खुद को 9 स्टार डेमन हंटर रेंजर यांजे के रूप में पेश किया और औपचारिक रूप से सुमिंग को अपनी टीम में आमंत्रित किया। सुमिंग ने यांजे को उसके पिछले जीवन से पहचान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। इससे पहले कि यानजी इस मुद्दे पर जोर दे पाता, जियो ने कदम रखा। उसने सुमिंग के कंधों के चारों ओर अपना हाथ रखा और घोषणा की कि वह पहले ही उसके साथ मिलकर काम कर चुका है, इसलिए उन सभी को उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। यांजे सहित अन्य छात्रों ने माफी मांगी और चले गए। जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई, सुमिंग ने जी याओ को कृतज्ञता से देखा, यह सोचकर कि वह कितनी विश्वसनीय थी। जैसे ही सुमिंग जी याओ के साथ खड़ा था, उसने एक घड़ी पर नजर डाली, यह देखते हुए कि कालकोठरी की शुरुआत का समय नजदीक आ रहा था। ठीक संकेत पर एक विशाल नीला पोर्टल जीवन में बदल गया और एक आवाज ने घोषणा की कि 127वीं नौसिखिया कालकोठरी चुनौती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। पोर्टल से प्रिंसिपल वांग का एक होलोग्राफिक प्रसारण दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी उठा है। उन्होंने अधिक सोने के लिए माफी मांगी। उन्होंने अनिवार्य एक दिवसीय परीक्षण के नियमों के बारे में बताया। प्रत्येक छात्र पहले से पंजीकृत था और अंदर वे अपने योगदान के आधार पर अंक अर्जित करते थे। उन्होंने उन्हें दृढ़ता से सलाह दी कि वे अपने जीवित रहने की संभावना बढ़ाने और चुनौती को दिन के भीतर पूरा करने के लिए टीम बनाएं। जैसे ही प्रिंसिपल ने बात की, जी याओ ने सुमिंग की ओर रुख किया, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह गायब हो गया था। उसने उलझन में इधर उधर देखा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, प्रिंसिपल वांग ने आधिकारिक तौर पर कालकोठरी को खुला घोषित कर दिया। उस पल में एक आकृति अन्य छात्रों के पीछे से निकल गई और सीधे पोर्टल में चली गई। भीड़ सदमे में आ गई, चिल्लाते हुए कि कोई पहले ही अंदर चला गया था और जल्दी से अकेले चैलेंजर को 10 स्टार छात्र एसयू मिंग के रूप में पहचान लिया। कालकोठरी में प्रवेश करने पर सू मिंग पुरानी यादों से मारा गया। उसे याद आया कि कैसे अपने पहले जीवन में वह डरा हुआ और उत्साहित दोनों था। फिर एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, नौसिखियों का स्वागत करती हुई। इसने समझाया कि कालकोठरी खतरे और अवसर का स्थान था और छोड़ने के लिए उन्हें नियमित बॉस को हराने की जरूरत थी। हालांकि इसने अधिक पुरस्कारों के लिए उच्च कठिनाई विधि का भी संकेत दिया। एक दृढ़ दृष्टि के साथ सुमिंग ने अपने नए लक्ष्य की घोषणा की। इस जीवन में वह सबसे कठिन चुनौती चुनेगा और कालकोठरी के अंतिम छिपे हुए मालिक को मार डालेगा। उन्होंने खुद को एक हरे भरे चांदनी जंगल में पाया, जिसे सिस्टम द्वारा रेजिंग टाइड फॉरेस्ट, एक लेवल एफ जोन के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने तुरंत नोट किया कि नौसिखिए कालकोठरी का नक्शा हर साल बदल जाता है, जिससे यह स्थान उनके पिछले जीवन से अलग हो जाता है। वह यह भी जानता था कि स्पॉन पॉइंट हर चैलेंजर के लिए यादृच्छिक था, जिसका अर्थ है कि रूट प्लानिंग को फ्लाई पर किया जाना था। इसका मतलब यह भी था कि वह जिन राक्षसों का सामना करेगा वे अलग होंगे, जिससे अप्रत्याशितता की एक और परत जुड़ जाएगी।
जैसे ही सुमिंग ने अन्वेषण करना शुरू किया, उसे जल्दी से एक दुर्जेय, संवेदनशील पेड़ राक्षस का सामना करना पड़ा, जिसका सिर गर्जन वाली आग और एक खतरनाक नकाशीदार चेहरा था। वह अपने पिछले जीवन से जानता था कि यह राक्षस स्थिर होते हुए भी अपने लक्ष्यों को अपने उग्र घास में खींचने के लिए अपनी लताओं का उपयोग करेगा। हालांकि उसका लक्ष्य हर राक्षस से लड़ना नहीं था, वह छिपे हुए बॉस पर केंद्रित था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ऐसे कठिन दुश्मनों से बचना सबसे अच्छा है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम की साजिश रचने वाले एक होलोग्राफिक मानचित्र को देखा। उसने सोचा कि कैसे पहले भागने का उसका कारण खुद को एक शुरुआत देना था। उसे नए लेआउट की खोज करने और छिपे हुए बॉस को बुलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को खोजने की आवश्यकता थी। जबकि नक्शा हर साल बदलता था, वह जानता था कि बॉस की लड़ाई को ट्रिगर करने की मौलिक रणनीति वही रहेगी। अधिक छात्रों के आने से पहले उन्हें जल्दी से कार्य करना पड़ा और आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करना कठिन बना दिया। अपनी योजना निर्धारित करने के साथ वह घने जंगल से गुजरते हुए कार्रवाई में कूद पड़ा। कुछ समय बाद सुबह 7:30 बजे छात्रों का एक और समूह कालकोठरी में प्रवेश कर गया। हल्के नीले बालों वाली एक लड़की और उसके 2 पुरुष साथियों ने शांत समाशोधन के चारों ओर देखा। उन्होंने कहा कि आस पास कोई अन्य चुनौती नहीं थी और निष्कर्ष निकाला कि क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए। उनकी सुरक्षा उस समय बिखर गई जब लड़की ने पेड़ों में अपनी टीम को सचेत करने के लिए शोर सुना। उन्होंने एक और छात्र को पत्ते के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखने के लिए समय पर देखा। हथौड़ा चलाने वाला लड़का मदद के लिए चिल्लाते हुए उनके पास उतरा। नई आई टीम केवल सदमे में देख सकती थी, क्योंकि पीछा करने का स्रोत सामने आया था। चमकती लाल आंखों वाले 2 विशाल राक्षसी चूहे। खून के प्यासे चूहों को पहचानकर छात्रों की हिम्मत विफल हो गई और घबराहट में उन्होंने अलग होने और अपनी जान बचाने के लिए भागने का फैसला किया। प्लाजा में वापस मुकदमे का खतरा स्पष्ट हो गया। सुबह 7:31 बजे पोर्टल के ऊपर एक वास्तविक समय रिपोर्ट फ्लैश हुई, जिसमें घोषणा की गई कि 3 चुनौती देने वालों को खून के प्यासे चूहों ने खा लिया था। सबसे शक्तिशाली गिरे हुए छात्र 6 स्टार ली द बियाओ थे। जियाओ अभी भी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, चौंक गया। इस बात से चिंतित कि एक 6 सितारा छात्र इतनी जल्दी गिर गया था, उसने तत्काल सभी से अपनी टीम के गठन में तेजी लाने का आह्वान किया, चिल्लाते हुए कि अंदर के लोगों को और मदद की सख्त जरूरत है। इस बीच उग्र ज्वार के जंगल के अंदर स्थिति गंभीर थी। नीले बालों वाली लड़की जिसका पीछा किया गया था, वह अब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। अकेली और घबराहट में घायल वह अपने साथियों से अलग हो गई थी और सभी दिशा खो चुकी थी। जैसे ही उसने अपना असर पाने की कोशिश की, उसे एक नई उपस्थिति का एहसास हुआ। ऊपर देखने पर उसने पेड़ों में बैठे एक विशाल वानर जैसे राक्षस का सिलहूट देखा। प्राणी जमीन पर गिर गया, उसकी चमकती लाल आंखें उसे द्वेष से देख रही थीं। डर से लकवाग्रस्त होकर लड़की केवल यह देख सकती थी कि विशाल जानवर उसकी ओर छलांग लगाई। अपने अंतिम क्षण में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी को बचाने के लिए चिल्लाई। अचानक लाल बत्ती की एक चमक उसके पास से गुजरी। गति के एक आश्चर्यजनक विस्फोट में सुमिंग दिखाई दिया। उसकी लाल रंग की ब्लैक स्टील की तलवार धुंधली हो गई, क्योंकि उसने वानर राक्षस को मारा। नौसिखिए कालकोठरी परीक्षण छात्रों की अपेक्षा से अधिक घातक था। नए जागने वालों में घबराहट फैल गई, क्योंकि उन्होंने खुद को बिखरा हुआ और अभिभूत पाया। एक भयभीत छात्र ने अपनी किस्मत पर अफसोस जताया। शुरुआत में ही एक एलीट लेवल 5 रक्तपिपासु भूरे भालू का सामना करने पर उसका विलाप एक चीख में बदल गया, क्योंकि उसे जानवर ने बेरहमी से सूली पर चढ़ा दिया था। अराजकता पूरे जंगल में एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी। अन्य छात्र लेवल 2 स्वैम्प हंटर और लेवल 3 ट्रैकिंग हाउंड जैसे प्राणियों से भाग गए, जिनमें से कई एक ही घातक अंत से मिले। मदद के लिए कॉल ने संचार चैनलों को हताश रिपोर्टों के साथ भर दिया कि टेलीपोर्ट पॉइंट पूरी तरह से राक्षस भीड़ से घिरे हुए थे, जो तत्काल बैकअप का अनुरोध कर रहे थे, जो नहीं आ रहा था। नरसंहार के बीच जियाओ ने खुद को पूरी तरह से अकेला पाया, अपने साथियों के बेजान शवों से घिरा हुआ। दुख से त्रस्त और भयभीत वह लंबी घास में गिर गई। कांप रही थी, क्योंकि उसने अपने साथियों को याद किया था कि उसने उसे छिपने के लिए कहा था। मुकदमे को शुरू हुए मुश्किल से आधा घंटा बीत चुका था और कठिनाई इतनी अधिक थी कि उसे संदेह था कि क्या कोई नया छात्र संभवतः जीवित रह सकता है। जंगल में कहीं और हल्के नीले बालों वाली लड़की सदमे में थी। विशाल वानर राक्षस द्वारा घेर लिया गया था। जैसे ही जानवर उस पर झपटा, तेज तलवार के हमलों की एक झड़ी हवा में कट गई। सुमिंग गति के धुंधलेपन में दिखाई दिया, भयभीत लड़की के ऊपर से छलांग लगाई और उसके और जानवर के बीच इनायत से उतरी। लड़की ने उसे विस्मय से देखा, यह सोचकर कि वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और उसने राक्षस को एक ही झटके में मार डाला था। कृतज्ञतापूर्वक उसने उसे धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसे पहचाना और पूछा कि क्या वह प्रसिद्ध स्टार छात्र सुमिंग था। एक शांत मुस्कान के साथ सुमिंग ने उसे बताया कि वह अभी वहां से गुजर रहा था। फिर उसने उसे गंभीर रूप से चेतावनी दी कि वह उसे दूसरी बार नहीं बचा पाएगा, यह खुलासा करते हुए कि राक्षस अभी तक मारा नहीं गया था। नीले बालों वाली लड़की यह सुनकर चौंक गई कि राक्षस अभी भी जीवित था और उसने अपनी खतरनाक छाया को अपने पीछे मंडराते हुए देखा।
घबराकर उसने घोषणा की उसे सुदृढ़ीकरण मिलेगा और वह अपने जीवन के लिए दौड़ते समय मिंग को पकड़ने के लिए चिल्लाई। जानवर के साथ अकेले सुमिंग ने शांति से अपनी अंतर्दृष्टि की आंख को सक्रिय कर दिया। एक सिस्टम पैनल ने एक उत्परिवर्तित वानर राजा के रूप में राक्षस की पहचान का खुलासा किया, जो उच्च शक्ति और संविधान के साथ एक स्तर 3 क्रूर जानवर था, लेकिन बहुत कम चपलता थी। यह महसूस करते हुए कि यह एक उत्परिवर्तित राक्षस था, सुमिंग समझ गया कि यह अपने सिल्वर ग्रेड हथियार से सीधे हिट से क्यों बच गया था। उत्परिवर्तित वानर राजा ठीक हो गया और हवा में छलांग लगा दी, जिससे उसकी विशाल मुट्ठी एक शक्तिशाली स्लैम में नीचे आ गई। लेकिन सुमिंग ने आसानी से हमले को चकमा दे दिया। उन्होंने एक मुस्कान के साथ नोट किया कि राक्षस की गति आधी खराब नहीं थी और इसके साथ एक प्रतियोगिता करने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन से विरासत में मिले कौशल को याद करते हुए उन्होंने तीसरे हिडन गॉड स्टेप का उपयोग करने का फैसला किया। एक सिस्टम अधिसूचना ने समझाया कि यह कौशल एक त्वरण तकनीक थी जिसने उसकी गति को 50 तक बढ़ा दिया और उसे सभी हमलों और अनटारगेटेबल के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षित बना दिया। सक्रिय रहते हुए हालांकि इसने बड़ी मात्रा में सहनशक्ति का उपभोग किया। शानदार चैती ऊर्जा की लहर ने सुमिंग को घेर लिया। वह एक पल में गायब हो गया, सीधे भ्रमित वानर राजा के पीछे फिर से प्रकट हुआ, यह ताना मारते हुए कि वह इसके पीछे था। राक्षस दहाड़ता है और हमला करने के लिए इधर उधर घूमता है, लेकिन इसलिए मिंग प्रकाश की एक चमक में फिर से गायब हो गया। अब संतुलन से बाहर और कमजोर जानवर को देखते हुए सुमिंग ने प्रतियोगिता खत्म होने की घोषणा की। इसे उबाऊ और एक तरफा पाकर उत्परिवर्तित वानर राजा केवल सदमे में देख सकता था। सुमिंग का सिलहूट रूप उसकी भयभीत आंखों में परिलक्षित हुआ, क्योंकि वह हमला करने के लिए तैयार था। यह घोषणा करते हुए कि वह खेल समाप्त कर चुका है, सुमिंग ने एक अंतिम विनाशकारी हमला किया जिसने राक्षस को आधा कर दिया। एक सिस्टम अधिसूचना ने तुरंत उनकी जीत की पुष्टि की। जैसे ही राक्षस का शरीर डेटा में घुल गया, एक लूट स्क्रीन दिखाई दी। उन्होंने निम्न श्रेणी का कांस्य एकल कौशल स्क्रॉल प्राप्त किया था। वह अपने दुश्मन के अवशेषों पर खड़ा था, यह सोचकर कि जबकि कौशल कम रैंक का था, यह नौसिखिए कालकोठरी के लिए एक अच्छी खोज थी। अचानक वह एक शानदार सुनहरी रोशनी में घिर गया, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा फर्स्ट ब्लड खिताब दिखाई दिया। एक कालकोठरी व्यापक घोषणा प्रसारित की गई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि एक स्तर 2 स्वॉर्डमास्टर ने टाइडल वेव फॉरेस्ट की पहली हत्या पूरी कर ली है, जिससे पहला रक्त खिताब अर्जित किया गया है। पूरे कालकोठरी में संघर्षरत छात्र अधिसूचना प्राप्त करने के लिए चौंक गए। इनाम के तौर पर हर खिलाड़ी को एक छोटी सी हीलिंग पोशन उपहार में दी गई। एक घायल लड़की ने अपने हाथ में दिखाई देने वाली औषधि को पकड़ लिया। राहत की सांस लेते हुए छात्रों ने रहस्यमय तलवारबाज के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह सितारा छात्र सुमिंग था। दूसरों ने तर्क दिया कि यह एक अलग स्वॉर्ड मास्टर हो सकता है, लेकिन वे सभी सहमत थे कि उपलब्धि ने उन्हें आशा दी कि कालकोठरी स्पष्ट थी। अपने समाशोधन में वापस सुमिंग घबरा गया। वह सार्वजनिक शीर्षक प्रणाली के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। यह महसूस करते हुए कि यह उसकी असली ताकत को उजागर कर सकता है, उसने अधिक सावधान रहने का संकल्प लिया। अपनी भविष्य की उपलब्धियों को छिपाने के लिए अपने कुल छिपाने के कौशल का उपयोग करने की योजना बनाई। उसे इस बात से भी आश्चर्य हुआ कि आधे घंटे के बाद वह एक राक्षस को मारने वाला पहला व्यक्ति था। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक भागा, वह अचानक रुक गया। स्तर 3 के भयानक भेड़ियों का एक झुंड झाड़ियों से उभरा। उनकी हरी आंखें खतरनाक रूप से चमक रही थीं। सुमिंग मुस्कुराया। भेड़ियों को समतल करने के लिए सबसे अच्छे राक्षसों में से एक के रूप में पहचानते हुए उन्होंने फैसला किया कि यह अपने नए अधिग्रहित तलवार कौशल को आजमाने का सही अवसर है। उन्होंने पहले से ही अपनी अनूठी प्रतिभा यूनिवर्सल असेंशन का उपयोग वानर से कांस्य कौशल स्क्रॉल को अपग्रेड करने के लिए किया था। सिस्टम ने कौशल के ऊर्ध्वपातन को ट्रिगर किया था, इसे एक नई अधिक शक्तिशाली क्षमता में बदल दिया। उन्होंने एक निम्न श्रेणी की सिल्वर स्किल स्वॉर्ड ड्राइंग स्लैश प्राप्त की थी, एक ऐसी तकनीक जिसने उन्हें अपनी तलवार को म्यान करने, अपना ध्यान केंद्रित करने और एक ही गति में विनाशकारी प्रहार करने की अनुमति दी थी। जैसे ही भयानक भेड़िए चिल्लाए, सुमिंग ने अपनी नई शक्ति को उजागर किया। चार्जिंग पैक पर नीली ऊर्जा की एक विशाल अर्धचंद्राकार लहर उतरी। विशाल ऊर्जा तरंग ने विनाशकारी बल के साथ डायरवुल्स को फाड़ दिया। एक क्रूर खूनी प्रदर्शन में सुमिंग की तलवार खींचने वाले स्लैश का सिर काट दिया गया और पूरे पैक को काट दिया गया, जिससे उसे प्रत्येक हत्या के साथ अनुभव अंकों का एक झरना मिला। सुबह 9:30 बजे तक वह अब खामोश समाशोधन में अकेला खड़ा था। जमीन उसके दुश्मनों के अवशेषों से अटी पड़ी थी। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उन्होंने एक सिस्टम अधिसूचना देखी कि वह 9 स्तर पर पहुंच गया है और हंग्री वुल्फ की किंवदंती का खिताब अर्जित किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि लंबी दूरी की आयातो शैली के स्लैश का उपयोग करने की उनकी रणनीति निम्न स्तर के राक्षसों की खेती करने का सबसे प्रभावी तरीका था। उसने फिर से तकनीक का प्रदर्शन किया, अपनी तलवार म्यान की और अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ऊर्जा जमा की, अपने अगले लक्ष्य पर बंदी बना ली और एक दृढ़ दृष्टि के साथ एक और शक्तिशाली स्विंग को उजागर किया। ऊर्जा की दूसरी विशाल लहर उतरी,
जो भेड़ियों के एक और समूह को मिटाने के लिए तैयार थी। हालांकि इस बार उनके हमले को अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। मिंग के झटके के लिए उसका शक्तिशाली स्लैश अचानक धुएं और आग के फटने में विक्षेपित हो गया। अराजकता से एक नया बहुत बड़ा आंकड़ा उभरा। यह चमकती लाल आंखों वाला एक विशाल द्विपाद भेड़िया राक्षस था, जिसे सिस्टम द्वारा लेवल 10 वुल्फ किंग लीडर के रूप में पहचाना गया था, जो शुद्ध द्वेष के साथ उसे घूर रहा था। जबकि सू मिंग आश्चर्यजनक रूप से तेजी से समतल हो रहा था, अन्य छात्र अभी संगठित होना शुरू कर रहे थे। सुबह 8:30 बजे कालकोठरी खुलने के 1 घंटे बाद टीमों ने वापस लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पोर्टल बनाना और प्रवेश करना शुरू कर दिया। पलटवार की चीखें तब गूंज उठीं जब नवगठित पार्टियां छात्रों की मुख्य शक्ति से प्रेरित होकर राक्षस भीड़ के खिलाफ पीछे हटने लगीं। ऐसी टीम ने खुद को एक हताश लड़ाई में पाया। एक नीले बालों वाला छात्र आगे की छलांग लगाई, अपने गिरे हुए साथी को बचाने के लिए राक्षस की तरह एक विशाल उत्परिवर्तित चूहे के माध्यम से टुकड़ा किया। वह और उसके साथी सदमे और राहत में दिखे, क्योंकि उन्हें मार से अनुभव बिंदुओं की बौछार की गई थी। एक सिस्टम अधिसूचना ने पुष्टि की कि उन्होंने एक उत्परिवर्तित फील्ड माउस को हरा दिया था। टीम ने नई उम्मीद से भरी अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने महसूस किया कि मुख्य बल के आने और उपचार औषधि की मदद से वे निश्चित रूप से जीत सकते हैं। एक छात्र भी खुशी से रोया, क्योंकि वह अंत में समतल हो गया। उनके उत्सव को एक नई आश्चर्यजनक कालकोठरी घोषणा से छोटा कर दिया गया था। एक सिस्टम प्रसारण ने घोषणा की कि एक और फर्स्ट ब्लड खिताब का दावा किया गया था, इस बार एक नेता राक्षस को मारने के लिए। घोषणा के विवरण ने कालकोठरी में हर छात्र को स्तब्ध कर दिया। जिस खिलाड़ी ने यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी, वह लेवल 9 का मछुआरा था। इनाम नेताओं के नेता की उपाधि थी। अविश्वास की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। उन्होंने सवाल किया कि मछुआरे जैसे गैर लड़ाकू जीवन शैली के पेशे वाला खिलाड़ी इतना मजबूत कैसे हो सकता है। पहले ही स्तर 9 तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। रहस्यमय मछुआरे की पहचान प्रकट करने के लिए दृश्य मिनट पीछे चमकता है। यह सू मिंग ही था, जिसने वुल्फ किंग नेता से लड़ने से पहले अपनी कक्षा को छिपाने के लिए अपने कुल छिपाने के कौशल का इस्तेमाल किया था। लड़ाई तीव्र थी। सू मिंग का शक्तिशाली स्लैश वुल्फ किंग पर उतरा, लेकिन जानवर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। प्रहार की पूरी ताकत से बाल बच गया। चकमा देने के बावजूद हमला अभी भी उतरा, जिससे एक खूनी घाव निकल गया और राक्षस का स्वास्थ्य स्तर कम हो गया। निडर होकर सू मिंग ने अविश्वसनीय गति से हवा में छलांग लगा दी। उसने जानवर को ताना मारा, यह घोषणा करते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ कोई छात्र नहीं था, बल्कि एक पुनर्जन्म करता था। जैसे ही उन्होंने अंतिम निर्णायक स्विंग में अपनी तलवार नीचे लाई, एक सिस्टम अधिसूचना ने उनकी जीत की पुष्टि की। उन्होंने सिल्वर समर्थित वुल्फ किंग को मार डाला था। 500 अनुभव अंक अर्जित किए थे, जो उन्हें 10 तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने अपने कौशल की दक्षता में भी वृद्धि की और मूल्यवान लूट, एक लोहे के टुकड़े करने वाले पंजे की हड्डी और एक वुल्फ किंग दिल प्राप्त किया। इस जीत ने डंगॉन वाइड लीडर ऑफ लीडर्स की घोषणा को ट्रिगर किया। इस बीच जंगल में कहीं और यांग डिंग और उसके 2 दोस्त भी भेड़ियों के एक झुंड के खिलाफ क्रूर लड़ाई में थे। थके हुए और खून से लथपथ होकर उन्होंने अंततः राक्षसों में से अंतिम को हरा दिया। यांग डिंग के साथियों में से एक ने राहत की सांस ली। अटैक बूस्ट स्क्रॉल के लिए आभारी थे। लीडर ऑफ लीडर्स के खिताब के लिए डंगॉन वाइड इनाम उन्हें बचाने के लिए ठीक समय पर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने रहस्यमय स्तर 9 के मछुआरे पर टिप्पणी की, जिसने खिताब अर्जित किया था। यह सुनकर यांग डिंग हताशा में फूट पड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक गैर लड़ाकू जीवन कौशल वर्ग वाला खिलाड़ी इतनी जल्दी कैसे स्तर बढ़ा सकता है, यह महसूस करते हुए कि यह उसके जैसे लड़ाकू खिलाड़ियों का व्यक्तिगत मजाक था। फिर उसने गुस्से में अपनी सस्ती छुरी के बारे में शिकायत की। सू मिंग को उसके पैसे से घोटाला करने के लिए दोषी ठहराया। उसने अफसोस जताया कि अगर उसे धोखा नहीं दिया गया होता तो वह एक उचित चांदी ग्रेड हथियार खरीद सकता था। उसका एक दोस्त केवल यह कहकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर सकता कि सू मिंग की किस्मत बहुत अच्छी थी। यांग डिंग की हताशा उबल गई और उसने अपने ही साथियों को चालू कर दिया। गुस्से में उन्हें बेकार कहा और चिल्लाया कि उसे सभी नुकसान को टैंक करना पड़ा। उसने शिकायत की कि इतने सारे भेड़ियों को मारने के बाद साझा अनुभव ने उसे केवल स्तर 2 पर पहुंचा दिया था, जिससे वह कुल चूसने वाला महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा फिर सू मिंग पर वापस चला गया और वह गुस्से से भर गया, यह कसम खाते हुए कि अगर वह सू मिंग को कालकोठरी में पाता है तो वह उसे नष्ट कर देगा। उसके दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन यांग डिंग ने सिर्फ खारिज कर दिया। इस बीच सू मिंग, जो अब 10 का स्तर है, झाड़ियों में झुक गया और एक नए सिस्टम पैनल की जांच की। यह एक अधिसूचना थी जिसमें उन्हें 10 के स्तर तक पहुंचने और उनके प्राथमिक पेशे में बदलाव के कार्य को ट्रिगर करने के लिए बधाई दी गई थी। कार्य की सामग्री को उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। सू मिंग को पता था कि यह उसका महान अवसर था। उन्होंने अपने पिछले जीवन को याद किया, जहां वह नौसिखिए कालकोठरी छोड़ने के बाद केवल 10 के स्तर पर पहुंचे थे। इस वजह से उनकी बेतरतीब ढंग से उत्पन्न वर्ग परिवर्तन खोज को बहुत उच्च स्तर की कालकोठरी से मिलान किया गया था, जिसे वह पूरा करने में असमर्थ था। इससे पहले कि वह प्रयास कर सके,
उसे 15 के स्तर तक पीसने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे पुरस्कारों का मूल्य काफी कम हो गया था। भयंकर दृढ़ संकल्प की दृष्टि से उसने सोचा कि यह जीवन पूरी तरह से अलग कैसे था। नौसिखिए कालकोठरी के अंदर रहते हुए स्तर 10 तक पहुंचने से उसकी खोज उसके वर्तमान स्थान के अनुरूप होगी। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, एक नई अधिसूचना ने उसे अपनी हत्या दे दी। रेड रॉक गुफा का संरक्षक, रेजिंग टाइड फॉरेस्ट में एक कुलीन राक्षस। वह मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि इससे चीजें बहुत आसान हो गई हैं। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सुमिंग ने घोषणा की कि उनका प्रथम श्रेणी परिवर्तन कार्य व्यावहारिक रूप से पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने सभी नए विशेषता बिंदुओं को अपने चपलता स्टेशन में जोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने किया, एक और सिस्टम पैनल एक आश्चर्यजनक इनाम के साथ दिखाई दिया। इसने उन्हें उनकी चपलता विशेषता में 100 अंक की सीमा को तोड़ने के लिए बधाई दी और उन्हें अपने स्वॉर्ड गॉड पेशे स्वॉर्ड मार्शल मास्टर से एक नया निम्न ग्रेड प्लेटिनम निष्क्रिय कौशल प्रदान किया। इस शक्तिशाली क्षमता ने उन्हें किसी भी तलवार प्रकार के हथियार से लैस करने की अनुमति दी, सभी स्तर और स्टेट आवश्यकताओं को पूरी तरह से अनदेखा किया। दृश्य जुआनजिंग फर्स्ट अकादमी में एक बैठक कक्ष में स्थानांतरित हो जाता है। एक सहायक ने प्रिंसिपल वांग को आसपास के शहरों के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों का एक होलोग्राफिक लीडर बोर्ड दिखाया। प्रिंसिपल यह जानकर चौंक गए कि सुमिंग, जिस 10 स्टार छात्र से उसे बहुत उम्मीदें थीं, वह सूची में नहीं था। उनके सहायक ने सुझाव दिया कि सुमिंग की तलवार नियंत्रक वर्ग शुरुआती चरणों में कमजोर होने की संभावना थी, लेकिन उसने स्वीकार किया कि यह अजीब था कि वह शीर्ष 500 में भी नहीं था। उनकी चर्चा बाधित हो गई क्योंकि दरवाजा फट गया और एक महिला अंदर आ गई। उसने खुद को जुआनजिंग शहर के वाइस मेयर एन रैनलिंग के रूप में पेश किया। वह गुस्से में थी, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल ने उसे एक होनहार 10 स्टार छात्र के बारे में बताया था, लेकिन डेटा से पता चला कि वह लीडर बोर्ड पर नहीं था। प्रिंसिपल वांग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वाइस मेयर ने उन पर प्रतिष्ठित हेवनली टॉवर काउंसिल के लिए अधिक योग्यता टोकन प्राप्त करने के लिए सुमिंग की ताकत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने बताया कि वर्तमान आंकड़ों के आधार पर उनकी अकादमी से केवल यानजी और झांग तांग ने वास्तविक क्षमता दिखाई। इस खराब प्रदर्शन के कारण वह अकादमी के योग्यता टोकन को 3 से घटाकर केवल 2 कर रही थी। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर अकादमी इस साल फिर से सबसे नीचे रही तो उन्हें अगले साल कोई टोकन नहीं मिलेगा, और फिर वह स्तब्ध होकर बाहर निकल गई। प्रिंसिपल वांग के पास 2 टोकन थे। भारी मन से वह जानता था कि हेवनली टॉवर काउंसिल उसके छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था और वह सुमिंग पर भरोसा कर रहा था कि वह उन्हें एक अतिरिक्त स्थान सुरक्षित करेगा, न कि एक को खोएगा। वह केवल यह आशा कर सकता था कि सुमिंग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और उसे निराश नहीं करेगा। इस बीच उग्र ज्वार के जंगल में वापस सुमिंग रेड रॉक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उसने अपने नक्शे की जांच की, ये पुष्टि करते हुए कि यह उसकी कक्षा परिवर्तन खोज के लिए सही स्थान था, और उसे राहत मिली कि उसे अपने रास्ते में किसी और राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अंधेरी गुफा में झांका, यह स्वीकार करते हुए कि चूंकि वह अपने पिछले जीवन में इस जगह पर कभी नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि अंदर कौन से खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ इसलिए मिंग ने सावधानी से रेड रॉक गुफा में कदम रखा। उस पर तुरंत घात लगाकर हमला किया गया क्योंकि एक प्राणी उसके सामने पटक दिया। यह चमकती लाल आंखों वाला एक छोटा नीली चमड़ी वाला राक्षस था, जिसे स्तर 6 सोने की खुदाई करने वाले भूत के रूप में पहचाना जाता था। भूत ने उसे द्वेष से देखा। इससे पहले कि यह आवाज कर पाता, सुमिंग हरकत में कूद पड़ा। उसने अपनी तलवार को अविश्वसनीय गति से घुमाया, इससे पहले कि वह पूरी गुफा को अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत कर सके। प्राणी को मारने का दृढ़ संकल्प किया। हालांकि उनकी त्वरित हत्या का विपरीत प्रभाव पड़ा। एक सिस्टम अधिसूचना ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने भूत गुफा जागरूकता को ट्रिगर किया है और एक विशेष भूत मोड को सक्रिय किया है। इससे सुमिंग अचंभित रह गया। वह तनावग्रस्त हो गया, एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ महसूस किया कि उसका वर्ग परिवर्तन कार्य उतना सरल नहीं होने वाला था जितना उसने कल्पना की थी। अंधेरे से भूतों की एक विशाल भीड़ उभरी। उनकी लाल आंखें खतरनाक रूप से चमक रही थीं क्योंकि वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। सिस्टम ने उसके डर की पुष्टि करते हुए घोषणा की कि रेड रॉक गुफा के अंदर के सभी भूत अब उस पर लगातार हमला करेंगे। एक अलग पैनल ने समझाया कि भूत मोड आलस्य, सुस्ती या लालच जैसे व्यवहार की स्थिति थी। एक हताश लड़ाई में मजबूर होकर सुमिंग ने झुंड के माध्यम से अपना रास्ता काटना शुरू कर दिया। वह जानता था कि जबकि व्यक्तिगत भूत उच्च स्तर के नहीं थे, उनकी सरासर संख्या एक गंभीर खतरा थी। जैसे जैसे वह गुफा में गहराई से पीछे हटता गया, उसे चिंता होने लगी कि क्या उसके हथियार का स्थायित्व इतनी लंबी लड़ाई का सामना कर सकता है। जैसे ही सुमिंग ने भूत की भीड़ से लड़ाई की, उसने अचानक अंधेरे में मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे को देखा। एक विशाल कुलीन भूत ने एक विशाल चमकता हुआ हथियार उठाया। विशाल राक्षस ने छलांग लगाई और एक शक्तिशाली स्लैम में अपना हथियार नीचे ला दिया, जिससे सुमिंग को चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि हमला एक समन्वित जाल था। जैसे ही सुमिंग हवा में उड़ रहा था, भूत तीरंदाजों ने छाया से निशाना साधा।
उस पर तीरों की एक बौछार हुई और कई ने अपना निशान पाया, जिससे वह घायल हो गया। जैसे ही वह उतरा, उसने स्वीकार किया कि भूत आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान थे, जो अपने सबसे कमजोर क्षण में उस पर हमला करना जानते थे। हमला लगातार था। जैसे ही वह उतरा, खंजर के साथ दो और भूत ऊपर से उस पर उतरे। वह उनके हमलों को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन लगातार दबाव एक टोल ले रहा था। उसने महसूस किया कि उसका मन बहुत जल्दी बह रहा था, और वह अपने शक्तिशाली दिव्य छाया कदम कौशल का अधिक समय तक उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब भूतों और उनके दुर्जय कुलीन नेता से घिरा हुआ सू मिंग ने स्थिति की कठिनाई को समझा। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसके पास शक्तिशाली शुरुआती खेल कौशल की कमी थी, उनसे लड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने फैसला किया कि यदि एक सीधा दृष्टिकोण काम नहीं करेगा तो उसे अधिक लचीला होना होगा। अपनी नई योजना को क्रियान्वित करते हुए वह खुद को होर्डे की पहुंच से बाहर निकालने के लिए गुफा की दीवारों का उपयोग करते हुए छलांग लगा दिया। यह घोषणा करते हुए कि वह सम्मान से पहले चकमा देगा, उसके अचानक पीछे हटने से भूत भ्रमित हो गए। अब एक बड़ी चट्टान के निर्माण के पीछे छिपा हुआ है। सूमिंग ने खोज करने वाले राक्षसों को एक चालाक मुस्कान के साथ देखा, जो अपने जाल को फैलाने के लिए तैयार था। अपने छिपने की जगह से जूमिंग ने अपना जाल फैलाया। भूतों के ऊपर एक ऊंचे कगार पर फिर से प्रकट होकर उसने घोषणा की कि उसके पास उनके लिए एक उपहार है, क्योंकि उसने अपनी तलवार से एक विशाल ऊर्जा स्लैश को छोड़ा। ऊर्जा की शक्तिशाली लहर ने भीड़ को चीर दिया, जिससे छोटे भूतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सूमिंग को पता था कि उसकी योजना काम कर गई है। ऊंची जमीन को सुरक्षित करके वह अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए अपनी तलवार खींचने वाले स्लैश के लंबी दूरी के लाभ का उपयोग कर सकता था। उसने अपना हमला जारी रखा, एक और स्लैश शुरू किया जिसने शेष छोटे भूतों को साफ कर दिया। वह नरसंहार के बीच इनायत से उतरा। युद्ध का मैदान अब खामोश था। कुलीन भूत नेता, एकमात्र जीवित बचे हुए, अविश्वास से घूर रहा था, क्योंकि उसकी सेना का सफाया हो गया था। एक पल में सूमिंग शांति से घायल राक्षस के पास पहुंची, जिसका स्वास्थ्य स्तर गंभीर रूप से कम था, और उसे सूचित किया कि यह केवल एक ही बचा था। उसे पता नहीं था, उसकी लड़ाई पर किसी का ध्यान नहीं गया था। गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर यांग डिंग का एक दोस्त लंबी घास में छिपा हुआ था। उसने अपने नेता को बताया कि उसने गुफा के अंदर लड़ाई की आवाज सुनी है। यांग डिंग ने इसे हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया, यह सवाल करते हुए कि कौन इतना मूर्ख होगा कि इतनी जल्दी स्तर 7+ क्षेत्र को चुनौती दे सके। लेकिन उसके दोस्त ने जो सुना उस पर जोर दिया। अचानक यांग डिंग की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने भी गुफा के मुंह से कदमों की आहट सुनी। वह और उसके दोस्त ने देखा कि अंधेरे से एक आकृति उभरी है, सोच रही है कि इतनी खतरनाक जगह पर कौन राक्षस हो सकता है। जैसे ही आकृति बाहर निकली, यांग डिंग का चेहरा अविश्वास में जम गया। यह सूमिंग थी, पस्त लेकिन विजयी लग रही थी। सूमिंग ने झाड़ियों में समूह को देखते हुए खुद को सोचा कि यह सच था। दुश्मन हमेशा अपने इतिहास से अनजान होकर रास्ते पार करते हैं। सूमिंग बस अपनी प्रथम श्रेणी की उन्नति की खोज पर विचार कर रहा था, जिसे उसने नोट किया कि यह एक करीबी कॉल था। वह अब 11 के स्तर पर था। उसके विचार बाधित हो गए, क्योंकि उसने अपने पीछे की गति को महसूस किया। यांग डिंग ने अपनी शिकायत से ग्रस्त होकर एक आश्चर्यजनक हमला किया था। सहज अनुग्रह के साथ सुमिंग ने बिना मुड़े भी अनाड़ी झूले को चकमा दे दिया। यांग डिंग चौंक गया था, उसका घात इतनी आसानी से विफल हो गया। क्रोधित होकर उसने अपने दो दोस्तों को सूमिंग को घेरने और उसे भागने से रोकने का आदेश दिया। अपने दोस्तों के साथ उसका समर्थन करने के साथ यांग डिंग ने सूमिंग का सामना किया। उसे बताया कि उसने उस दिन उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था और उसकी बदकिस्मती ने उसे इस कालकोठरी मुठभेड़ में ले जाया था। सूमिंग ने उन तीनों को उदासीन भाव से देखा। यांग डिंग ने उसे ताना मारा, पूछा कि क्या वह अब डर गया है। सूमिंग ने बस अपना सिर झुकाया और वास्तव में पूछा कि वह कौन है। यांग डिंग अवाक रह गया, अपमानित हुआ कि सूमिंग ने उसे याद भी नहीं किया। वह गुस्से में उड़ गया, क्रोधित हो गया कि सूमिंग उससे 5000 आगमन सिक्के जीतना भूल सकता था। हताशा में चिल्लाते हुए यांग डिंग ने अपने दोस्तों को हमला करने का आदेश दिया और वे तीनों आगे बढ़ गए। सूमिंग शांत रहा, यह टिप्पणी करते हुए कि बल की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे उन्हें याद नहीं था। फिर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, क्योंकि उसने अपनी तलवार उठाई थी। उन्होंने फैसला किया कि यह अपने नए कौशल को आजमाने का एक सही अवसर है। एक मुस्कान के साथ सूमिंग ने अपनी तलवार को बुलाया, जो घूमती हुई लाल ऊर्जा के साथ चमकने लगी। फिर उन्होंने अपना नया कौशल तलवार नियंत्रण उजागर किया। ब्लेड ने आगे की ओर गोली मार दी, अपने आप हवा में उड़ते हुए अविश्वसनीय गति से झूल रहा था। इससे पहले कि यांग डिंग और उसके दोस्त प्रतिक्रिया दे पाते, टेलीकाइनेटिक रूप से नियंत्रित तलवार लाल बत्ती की झड़ी में उनके माध्यम से कट गई। तीनों बदमाशों को उड़ते हुए भेजा गया। दर्द से चिल्लाते हुए वे जमीन पर गिर गए। एक पल में पराजित सूमिंग मुस्कुराया, अपनी नई शक्ति के प्रदर्शन से संतुष्ट हुआ। यांग डिंग जमीन पर घायल हो गया, पूरी तरह से अविश्वास से देखता रहा। उन्होंने तकनीक को तलवार नियंत्रण के रूप में पहचाना और सदमे में हकलाते हुए सवाल किया कि यह कैसे संभव है। जैसे ही ब्लेड खतरनाक रूप से घूमता था,
वह चिल्लाया कि तलवार नियंत्रण एक उन्नत कौशल था जिसे एक तलवारबाज को बहुत बाद तक सीखने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अपने मन में सूमिंग ने अपने द्वारा प्राप्त क्षमता की वास्तविक उत्पत्ति को याद किया। एक तलवार नियंत्रण कौशल स्क्रॉल। कुलीन भूत को हराने के बाद उन्होंने निम्न ग्रेड स्क्रॉल को एक प्रयोग करने योग्य कौशल में अपग्रेड करने के लिए अपनी अनूठी प्रतिभा यूनिवर्सल असेंशन का उपयोग किया। वह परिणाम से प्रसन्न था, न केवल इसलिए कि कौशल शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि यह पूरी तरह से एक तलवारबाज के सार्वजनिक व्यक्तित्व में फिट बैठता है, जो उसके सच्चे पौराणिक स्तर के वर्ग को छिपाने में मदद करेगा। हालांकि उनके विचार तब एक अधिक मूल्यवान पुरस्कार की ओर मुड़ गए। अपनी प्रथम श्रेणी उन्नति की खोज के बाद उन्हें अंतिम इनाम संदूक से एक छिपे हुए स्थान का खाका प्राप्त हुआ था। अपने पराजित दुश्मनों पर खड़े होकर उन्होंने एक सुनहरे लोग्राफिक स्क्रीन पर रहस्यमय खाका खोला। जैसे ही सामग्री सामने आई, सूमिंग की आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति गायब हो गई, उसकी जगह पूर्ण सदमे में आ गई। छिपे हुए ब्लूप्रिंट की सामग्री ने मिंग को अवाक कर दिया। छिपे हुए खजाने के निर्देशांक रेड रॉक गुफा भाग 2 में थे। वह तुरंत नाराज हो गया, सोच रहा था कि उसे उसी गुफा में वापस क्यों जाना पड़ा। मानचित्र पर अजीब उपशीर्षक पढ़ते ही उनका भ्रम गहरा हो गया। भूत, वाणिज्य और जीवन, जिसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। इस बीच जंगल के दूसरे हिस्से में सुबह 11:30 बजे एक अलग दृश्य सामने आया। 3 लड़कियों की एक टीम एक बड़े राक्षस के साथ भयंकर लड़ाई के बाद अपनी जीत का जश्न मना रही थी। लड़कियों में से एक, जो अब लेवल 7 है, ने राहत की सांस ली। उसने स्वीकार किया कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपने 7 सितारा टीम के साथी फेन फेसी नाम के हल्के हरे बालों वाली एक लड़की को देते हैं, जिसने उन्हें लड़ाई के माध्यम से आगे बढ़ाया था। लड़ाई खत्म होने के साथ एक टीम का साथी लूट को विभाजित करने के लिए उत्साह से भाग गया। फेनफेसी ने अपने शेष साथी की ओर रुख किया और पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन लड़की ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है। एक क्षण बाद, हालांकि, फेनफीजी की अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। उसने चारों ओर देखा, उलझन में थी, और पूछा कि उनका दूसरा साथी कहां था, जो अभी अभी लूट लेने गया था, अचानक गायब हो गया था। जैसे ही फेनफेजी ने समाशोधन को स्कैन किया, घबराहट शुरू हो गई। राक्षस का शरीर घुल रहा था, लेकिन उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। उसका साथी एक सेकंड पहले ही वहीं था, और उन्होंने पहले ही क्षेत्र के सभी राक्षसों को साफ कर दिया था। जमीन पर कुछ भी नहीं था, संघर्ष का कोई निशान नहीं। फिर फेनफीजी की आंखें सरासर आतंक में चौड़ी हो गईं, क्योंकि एक भयानक एहसास उस पर लग रहा था। जंगल में आतंक की एक भेदी चीख गूंज उठी। सुमिंग ने जो सुनहरा खाका हासिल किया, उसका शीर्षक गोब्लिन्स लाइफ नामक एक परेशान करने वाली बेस्टियरी प्रविष्टि का पता चला। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे भूतपूर्व अंधेरी जगहों पर जनजातियों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व सरदारों और जादूगरों द्वारा किया जाता है। सिस्टम ने तब समझाया कि अपनी उच्च प्रजनन दर को बनाए रखने के लिए भूत किसी भी तरह से महिला प्राणियों को पकड़ लेंगे, जो महिला छात्रों का अपहरण करने की भयानक छवियों के साथ चित्रित किया गया है। सूमिंग इस समयरेखा में भूतों की विकृत प्रकृति से हैरान होकर घृणा से पीछे हट गया। इसे हिलाते हुए उन्होंने ब्लूप्रिंट के निर्देशांक का पालन किया। एक अधिसूचना ने जल्द ही पुष्टि की कि वह स्थान पर पहुंच गया था। हालांकि उसने खुद को एक घने शांत जंगल में पाया। उसने उलझन में इधर उधर देखा। ब्लूप्रिंट रेड रॉक गुफा भाग 2 के लिए था, लेकिन दृष्टि में कोई गुफा नहीं थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या निर्देशांक गलत थे। वह चुपचाप खड़ा था, पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक घनी धुंध लुढ़क गई, जिससे उसकी दृष्टि अस्पष्ट हो गई। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है, सुमिंग ने अपने व्यावहारिक नेत्र कौशल को सक्रिय किया। उसकी दृष्टि तेज हो गई, भ्रम को भेदती है। उसने राक्षस की तरह एक विशाल चूहे को देखा जो पहले छिपा हुआ था। जीव चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि यह खोज लिया गया है। यह देखकर सुमिंग को चाल समझ में आ गई और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने महसूस किया कि रेड रॉक गुफा भाग 2 नाम चुनौती देने वालों को एक भौतिक गुफा की खोज करने के लिए एक गलत दिशा थी। असली प्रवेश द्वार एक गुफा नहीं था, बल्कि राक्षस द्वारा संरक्षित एक चतुराई से छिपा हुआ भ्रम था। भ्रम को उजागर करने के बाद मिंग को एहसास हुआ कि असली प्रवेश द्वार एक भूमिगत गुफा थी, और छिपे हुए उद्घाटन में कूद गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने नीचे एक आग देखी और समझ गया कि भूतों ने प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए चतुराई से धुएं का इस्तेमाल किया था। वह बड़ी गुफा के अंदर सुरक्षित रूप से उतर गया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती जा रही थी। उसने एक अकेले भूत स्काउट को देखा और हमला करने के खिलाफ फैसला किया। उसे याद आया कि एक भूत को भी मारने से भूत मोड ट्रिगर हो जाएगा और घोंसला सतर्क हो जाएगा। उसने खुद को याद दिलाया कि वह केवल खजाने के लिए था और उसे सावधान रहना था। हालांकि जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे फेनफेजी का बेजान शरीर मिला। सुमिंग को एहसास हुआ कि धुएं के जाल में गिरने के बाद उस पर घात लगाकर हमला किया गया होगा। वह घृणा से मुस्कुराया, यह सोचकर कि जीव उतने ही नीच थे जितना कि उनके बेस्टियरी ने सुझाव दिया था। फिर उसने आगे से हताश चीखें सुनी। उसने एक और महिला छात्रा को छोटे बैंगनी बालों वाली देखा, जिसे कई भूतों ने घेर लिया था। वह अभी भी जीवित थी और सुमिंग के दिमाग में एक व्यावहारिक विचार आया।
उसने अपने खजाने की खोज को आसान बनाने के लिए उसे एक व्याकुलता के रूप में उपयोग करने पर विचार किया। उसने फैसला किया कि उसे मरने के लिए छोड़ना होगा, खुद को यह बताते हुए कि पर्याप्त मजबूत नहीं होने के लिए यह उसकी अपनी गलती थी। जैसे ही उसने उसे छोड़ने का संकल्प लिया, लड़की ने एक अंतिम हताश याचिका की, किसी से उसे बचाने के लिए भीख मांगी और एक बड़ा इनाम दिया। फिर वह चिल्लाई कि उसकी बड़ी बहन जंगन ग्रुप की वाइस डायरेक्टर है। इन शब्दों पर सुमिंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कौन थी। उसी समय भूत घबराई हुई लड़की पर हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही भूत फेफड़े लगे, सुमिंग ने हस्तक्षेप किया। उसने अपनी तलवार लॉन्च की, जो जमीन में खुद को एम्बेड करने से पहले लाल स्लैश में हवा में उड़ गई, जिससे राक्षस वापस उड़ गए। फिर वह स्तब्ध प्राणियों के ऊपर से जियान गुनकिंग की तरफ कूद गया। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सुमिंग ने अपनी तलवार नियंत्रण क्षमता को सक्रिय कर दिया। उसने अपनी तलवार को याद किया, जो तीव्र लाल ऊर्जा के साथ चमक रहा था, क्योंकि उसने अपनी तलवार खींचने की कटाई तैयार की थी। उसने हमला किया, प्रकाश का एक विशाल गैर घातक विस्फोट जिसने क्षेत्र को घेर लिया। उनकी योजना उन पर आधारित थी जो उन्होंने पहले पढ़ी थी। भूतों में तेज रोशनी के लिए एक अपंग कमजोरी होती है। यह जानकर सुमिंग ने हैरान जियांग युनकिंग को पकड़ लिया और उसे अपने पैरों पर खींच लिया। उसे दौड़ने के लिए कहा। वह जानता था कि जब तक वह किसी भी भूत को नहीं मारता, तब तक फ्लैश भूत मोड को ट्रिगर किए बिना और घोंसले को सचेत किए बिना उन्हें डरा देगा। वे तब तक दौड़े जब तक वे सुरक्षित दूरी तक नहीं पहुंच गए। सुमिंग ने पीछे मुड़कर देखा और पुष्टि की कि उनका सिद्धांत सही था। भटके हुए भूतों ने उनका पीछा नहीं किया था। जियानग्युन किंग थका हुआ लेकिन सुरक्षित शर्मा गया क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और अपना परिचय दिया। सुमिंग को तब वह तस्वीर याद आई जो उसकी बहन ने उसे दिखाई थी, यह पुष्टि करते हुए कि यह जियांग लैन की छोटी बहन थी। हालांकि सुमिंग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने ठंड से उसे धन्यवाद देते हुए खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वह अभी पास से गुजर रहा था और दूर जाने लगा। झांग युनकिंग ने जल्दी से पुकारा, इनाम देने की कोशिश की और फिर से अपनी शक्तिशाली बहन का उल्लेख किया। सुमिंग ने झांग युनकिंग के प्रस्ताव को ठंडे स्वर में काट दिया। उससे कहा कि उसे पुरस्कारों के बारे में बात करने से पहले काल कोठरी से जीवित बाहर निकलने के बारे में चिंता करनी चाहिए। जैसा कि उसने उससे उसे न छोड़ने की विनती की, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने उसे पहले ही एक बार बचा लिया था और उसकी ताकत की कमी केवल उसे धीमा कर देगी। उसके कठोर शब्दों के बावजूद जब उसने फिर से अपने खजाने के नक्शे से परामर्श किया, तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसने उसका पीछा किया था। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और नक्शे पर एक चमकते हुए स्थान की ओर इशारा किया, यह घोषणा करते हुए कि खजाना वहीं दफन हो गया है। जबकि जियान गुंकिंग देखते हुए खड़ा था, घबराकर पूछ रहा था कि क्या भूत अभी भी पीछा कर रहे हैं। सुमिंग ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ प्रयास के बाद उन्होंने घोषणा की कि उन्हें यह मिल गया है। उन्होंने चांदी की गुणवत्ता वाले एक बड़े संदूक का पता लगाया। वह जानता था कि यह नौसिखिए कालकोठरी में उच्चतम श्रेणी का संदूक था, लेकिन उसने इसकी गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए अपनी सार्वभौमिक उद्गम प्रतिभा का उपयोग करने की योजना बनाई। जैसे ही उसने अपने कौशल को सक्रिय किया, छाती ने एक शानदार सुनहरी रोशनी छोड़ना शुरू कर दिया। जियानग्युन किंग को स्तब्ध छोड़कर सुमिंग ने रूपांतरित पुरस्कार को पकड़ लिया, यह समझाते हुए कि यह अब एक निम्न श्रेणी की सोने की गुणवत्ता वाली लूट की छाती थी। वह जानता था कि ये संदूक एक लॉटरी की तरह थे, जिसमें शक्तिशाली वस्तुओं, कौशल या उपकरणों की उपज की उच्च संभावना थी। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने संदूक खोला, यह सोचकर कि कौन सा खजाना उसका इंतजार कर रहा है। झांग युनकिंग ने विस्मय में देखा क्योंकि भीतर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। 2 आइटम भौतिक हो गए, अलंकृत सुनहरे कंधे के कवच का एक टुकड़ा और एक सुनहरा स्क्रॉल। एक अधिसूचना ने उनकी जीत, शैडो स्ट्रीम सेट का एक टुकड़ा और एक सोल हीलर स्किल स्क्रॉल की पहचान की। सुमिंग ने सुनहरे संदूक से अपने पुरस्कारों को देखा। उनका प्रारंभिक उत्साह जल्दी ही निराशा में फीका पड़ गया। जबकि कवच सेट एक अच्छी खोज थी, उन्होंने शिकायत की कि प्लैटिनम ग्रेड सोल हीलर स्किल स्क्रॉल बेकार था, क्योंकि यह उनके पेशे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। उसकी हताशा को देखकर झांग युनकिंग ने घबराकर सुझाव दिया कि शायद स्क्रॉल दिखाई दिया क्योंकि वह पास में थी। जैसे ही सुमिंग ने उसे भ्रम में देखा, वह शर्मा गई और खुलासा किया कि उसका जागृत पेशा एक 7 स्टार सोल हीलर था। इस रहस्योद्घाटन ने सुमिंग को पूरी तरह से अवाक कर दिया। इसके तुरंत बाद एक सिस्टम अधिसूचना ने घोषणा की कि जियांग युनकिंग उनकी टीम में शामिल हो गए हैं और वह अब टीम लीडर हैं। इस बीच कालकोठरी के दूसरे हिस्से में एक गहरा दृश्य सामने आ रहा था। एक छात्र की दूसरे खिलाड़ी ने बेरहमी से हत्या कर दी। एक सिस्टम पैनल ने हत्यारे के उद्देश्य का खुलासा किया, एक प्राथमिक वर्ग परिवर्तन कार्य जिसके लिए उसे 50 अन्य खिलाड़ियों को मारने की आवश्यकता थी, जिसमें उसकी वर्तमान संख्या 33 थी। अपने शिकार को गिराने के बाद हत्यारा वुजिन अकादमी का एक छात्र उदास होकर मुस्कुराया और अपने अगले लक्ष्य को बुलाया। वह लक्ष्य जी याओ था। हत्यारे ने घोषणा की कि कमजोरों के पास केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु, और घोषणा की कि यह उसकी बारी है। क्रोधित और खून से लथपथ जी याओ ने शिकार होने से इनकार कर दिया।
उसने अपना बचाव करने और वापस लड़ने के लिए एक कंकाल योद्धा को बुलाया। कालकोठरी की अराजकता व्यापक थी। दोपहर 12:30 बजे जमीन से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे भयभीत जियो को अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। भागने में कामयाब होने के बाद उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ते हुए देखा गया। उसे एक छोटा सा कगार मिला और वह छिप गई, सावधानी से बाहर झांकती रही, क्रूर मुकदमे से बचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही जी याओ चट्टान के किनारे पर छिप गया, वुजिन अकादमी का हत्यारा छात्र नीचे के क्षेत्र में घूम गया। चुपके से उसका प्रयास विफल हो गया जब उसका पैर फिसल गया, जिससे कुछ ढीली चट्टानें उखड़ गईं। हत्यारे का सिर फट गया। उसकी तेज आंखें तुरंत उसके छिपने की जगह को देख रही थीं। अविश्वसनीय गति के साथ वह चट्टान के चेहरे पर छलांग लगा दिया, सीधे हैरान जी याओ के सामने उतरा। उसने तुरंत हमला किया, अपने बड़े ब्लेड को घुमाया और उसे ताना मारा। जियाओ मुश्किल से शक्तिशाली हमले से बचने में कामयाब रहे, लेकिन हमले ने फिर भी उसे चपेट में ले लिया, जिससे वह घायल हो गई। हत्यारा संकरी कगार पर इनायत से उतरा, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि उसके जैसी मादा लड़की इतने लंबे समय तक उसके शिकार का सामना करने में कामयाब रही। उसने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा, ये कहते हुए कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन यह स्वीकार करते हुए कि उसके पास कुछ कौशल था, यह स्वीकार करते हुए कि शायद उसकी जुआनजिंग अकादमी पूरी तरह से कचरे से नहीं बनी थी। क्रोधित और घायल होकर जियाओ ने यह जानने की मांग की कि वह पड़ोसी वुजिंग अकादमी का एक छात्र निर्दोष लोगों का वध करने के लिए उनकी कालकोठरी में क्यों आया था। एक परपिडक मुस्कान के साथ छात्र ने समझाया कि यह किसी विशेष कारण से नहीं था। उसने उसे अपना सिस्टम इंटरफेस दिखाया, जिससे पता चला कि उसकी स्तर कक्षा परिवर्तन खोज के लिए उसे 50 अन्य खिलाड़ियों को मारने की आवश्यकता थी। जी याओ ने भयभीत अविश्वास में देखा। हत्यारे ने विस्तार से बताया कि वह अपने ही शहर की कालकोठरी में इस तरह के तांडव पर नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपने निजी विमान को उनके क्षेत्र में ले गया था। उसने क्रूरता से उससे कहा कि अगर वह चाहती है कि कोई दोषी हो, तो उसे कई शहरों में सबसे कमजोर होने के लिए अपनी अकादमी को दोषी ठहराना चाहिए। उसके स्कूल की तुलना निचोड़ने के लिए पके नरम खुरमा से करते हुए उसने फिर से उस पर हमला किया। हताश होकर जियाओ ने हमले को रोकने के लिए एक कंकाल योद्धा को बुलाया, हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ थे। हत्यारे ने उसके प्राथमिक कंकाल के खिलौनों का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने एक शक्तिशाली प्रहार के साथ सम्मन को आधा काट दिया। अब रक्षाहीन जी याओ पर अपना अथक हमला जारी रखते हुए वुजिन अकादमी के छात्र ने घोषणा की कि वह जी याओ को फिर से भागने नहीं देगा, और ब्लड फ्लाइंग स्टैब नामक एक शक्तिशाली घूमता हुआ लाल हमला किया। जैसे ही घातक तलवार उस पर हमला करने वाली थी, एक हरा तीर कहीं से भी चला गया, जिसने प्रहार को रोक दिया। हत्यारा हताशा में दहाड़ने लगा, यह जानने की मांग कर रहा था कि किसने हस्तक्षेप किया था। पेड़ों से छात्रों का एक समूह निकला। नेता यानजे ने जी याओ को बुलाया, उसे बताया कि वे कवर प्रदान करेंगे। जी याओ ने अपने सहपाठियों को पहचान लिया जो उसकी सहायता के लिए आए थे, क्योंकि यानजे अपने चमकते धनुष के साथ तैयार खड़ा था। इस बीच जंगल के दूसरे हिस्से में दोपहर 12 बजे सुमिंग ने अपने द्वारा एकत्र किए गए खजाने के टुकड़ों को सिस्टम में जमा करके अपना उद्देश्य पूरा किया। एक सिस्टम अधिसूचना ने तुरंत पुष्टि की कि उनका प्राथमिक वर्ग परिवर्तन कार्य समाप्त हो गया था और उन्हें प्रथम श्रेणी परिवर्तन तलवार भगवान में पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति एक बड़े पैमाने पर शक्ति को बढ़ावा देने के साथ आई। उनकी सभी विशेषताओं में इसकी वृद्धि, उनकी पौराणिक मूल तलवार शरीर प्रतिभा के लिए एक बढ़ाया प्रभाव, और उनकी तलवारबाजी शक्ति, गति और दक्षता में दोगुनी वृद्धि। अब काफी मजबूत सुमिंग ने कालकोठरी के छिपे हुए बॉस को चुनौती देने की अपनी योजना के बारे में आत्मविश्वास की एक नई लहर महसूस की। वह झांग युनकिंग की ओर मुड़ा और उसे सोल हीलर स्किल स्क्रॉल दिया। एक अधिसूचना ने पुष्टि की कि उसने इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया था, और एक उज्ज्वल प्रकाश ने उसे ढक लिया, क्योंकि उसने नई क्षमता सीखा। कौशल का विवरण एक सिस्टम पर दिखाई दिया। सोल बफ, एक उच्च ग्रेड प्लेटिनम कौशल। सक्रिय होने पर इसने टीम में सभी द्वारा प्राप्त अनुभव अंकों को आश्चर्यजनक रूप से 200 तक बढ़ाने के लिए सोल पावर का उपभोग किया। सुमिंग और जियांग युनकिंग दोनों को पूर्ण सदमे की स्थिति में छोड़ दिया गया था। सुमिंग को अपने अविश्वसनीय भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था, यह महसूस करते हुए कि उसने बेतरतीब ढंग से गॉड टियर लेवलिंग कौशल प्राप्त किया था। इस अविश्वसनीय अवसर को देखकर सुमिंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने झांग युनकिंग की ओर इशारा किया और घोषणा की कि उसने अपना मन बदल लिया है। वह अब नौसिखिए काल कोठरी को पूरा करने में मदद करने के उसके पहले के अनुरोध पर सहमत हो जाएगा। वह उसके फैसले से बहुत खुश थी। जैसा कि जियांग युनकिंग ने जश्न मनाया, उसने सोचा कि कैसे एक खिलाड़ी जो अकेले भूत गुफा का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर था, वह किराए के भाड़े के सैनिकों की तुलना में अधिक सुरक्षित रक्षक था, जिसके लिए उसकी बहन ने भुगतान किया था। सुमिंग ने यह सोचकर खुद से आह भरी, यह सोचकर कि जब वह अमीर युवा महिलाओं को नापसंद करता है, तो वह अपने अविश्वसनीय कौशल द्वारा प्रदान किए गए लाभ को नहीं छोड़ सकता है। जैसे ही सुमिंग झांग युनकिंग के साथ स्थिति को संसाधित कर रहा था, वह एक सिस्टम अधिसूचना से चौंक गया।
ये जी याओ का एक संदेश था। इस बीच चट्टान पर वुजिन अकादमी का छात्र सुदृढ़ीकरण से बेफिक्र होकर यानजे के टीम के साथियों में से एक पर झपट पड़ा। एक क्रूर झूले के साथ उसने छात्र को नीचे काट दिया, शरीर गिरते ही ठंड से घूरते हुए। जवाब में यानजे ने एक शक्तिशाली हरा तीर चलाया, लेकिन वुजिन अकादमी के छात्र ने इसे विक्षेपित कर दिया, जिससे यानजे के अविश्वास हो गया। सदमे का फायदा उठाते हुए हत्यारा फिर से आगे बढ़ा। यानजे के साथियों में से एक ने हमला किया, केवल हत्यारे के खून के ब्लड फ्लाइंग स्टैब से मिलने के लिए। हमले ने उसके सिर में वार किया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। जैसे ही टीम का दूसरा साथी गिरा, यानजे और जी याओ शवों के बीच अकेले रह गए। यानजे ने डरावनी दृष्टि से देखा, यह महसूस करते हुए कि उनका दुश्मन बहुत मजबूत था। वह चौंक गया कि वूजिंग अकादमी इतनी शक्तिशाली जागृत का उत्पादन कर सकती है, और बेहतर ब्लेड चलाने वाले छात्रों पर उनका शोध खाली हो गया। जैसे ही वुजिन अकादमी का छात्र अपने पीड़ितों के ऊपर खड़ा हुआ, यानजे को एक भयानक एहसास हुआ। उन्होंने अपने हमलावर को ली चेंगुआंग के रूप में पहचाना, जो वुयांग शहर के छिपे हुए पेशे ब्लेड पागल के साथ प्रतिभाशाली स्टार छात्र था। ली चेंगुआंग ने शिकायत की कि उन्होंने समय बर्बाद किया था और उनकी हत्या की संख्या 50 में से केवल 35 थी। स्थिति गंभीर थी। यानजे, एक दूर से चलने वाला लड़ाकू, एक गंभीर नुकसान में था, जबकि जी याओ माना से बाहर था। हताश होकर यानजे ने जी याओ से पूछा कि क्या वे बैकअप की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जी याओ ने आइकन पर नजर डाली। यह दर्शाता है कि उसने सुमिंग को एक संदेश भेजा था, लेकिन गंभीर संकल्प के साथ उसने यानजे से कहा कि कोई बैकअप नहीं आ रहा है। यह सुनकर ली चेंगुआंग ने उनकी लाचारी का मजाक उड़ाते हुए उपहास किया। फिर उसने घोषणा की कि वह पहले कष्टप्रद तीरंदाज को मार डालेगा और यानजी पर हमला कर दिया। आत्म बलिदान के एक हताश कार्य में जी याओ ने हमले को रोक दिया। यानजे को भागने के लिए चिल्लाया। उनकी बहादुरी को जबरदस्त ताकत के साथ पूरा किया गया। ली चेंगुआंग ने सहजता से उसे निहत्था कर दिया। वह अवमानना के साथ उस पर हावी हो गया और क्रूरता से उससे कहा कि उसके जैसे कमजोर व्यक्ति को दूसरों को बचाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अंतिम झटका देने के लिए तैयार था। जैसे ही ली चेंगुआंग ने अपना ब्लेड नीचे लाया, एक शानदार नीली रोशनी फूट पड़ी, जिससे जी याओ को बचाने के लिए समय पर घातक झटका टल गया। स्तब्ध उसने ऊपर देखा, क्योंकि एक आवाज उसके नाम से पुकारती है। उसके सदमे के लिए यह सुमिंग थी। वह ऊपर चट्टान पर खड़ा था, पराजित यानजे और हत्यारे ली चेंगुआंग के सिलहूट के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। सुमिंग को जी याओ का संदेश मिला था और उसके निस्वार्थ शब्द उसके साथ प्रतिध्वनित हुए। संदेश मदद के लिए कॉल नहीं था, बल्कि उसके लिए दूर रहने की एक हताश चेतावनी थी। इससे उनके पिछले जीवन की यादों की बाढ़ आ गई। जी याओ उसके लिए लड़ रहा था, उसके लिए मर रहा था, उसे बचाने के लिए किसी भी खतरे से कभी नहीं डरता था। उसने सोचा कि कैसे इस नए जीवन में भी इस तरह के घातक दुश्मन का सामना करने के बाद उसकी पहली प्रवृत्ति खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए थी। उसकी अटूट वफादारी से प्रेरित होकर वह चट्टान के किनारे कूद गया। जियो ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा कि जब उसने उसे चेतावनी दी थी तो वह क्यों आया था। वह केवल आश्चर्य और चिंता में घूर सकती थी, क्योंकि वह उसके सामने इनायत से उतरा था। सुमिंग ने धीरे से उसे डांटा, उसे पहले हमेशा दूसरों की चिंता न करने के लिए कहा। फिर एक गर्म और दृढ़ मुस्कान के साथ उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। इस जीवन में वह उसकी रक्षा करने वाला होगा। ली चेंगुआंग ने देखा कि शानदार नीली रोशनी वास्तव में हवा में उड़ने वाली तलवार थी। वह चौंक गया। उन्नत तलवार नियंत्रण तकनीक को पहचानते हुए ब्लेड सीधे मिंग के हाथ में उड़ गया, क्योंकि उसने इसे हवा में पकड़ लिया। अब हाथ में अपनी तलवार लेकर चट्टान पर निडर होकर खड़ा था, इसलिए मिंग ने उसे अविश्वसनीय बल से घुमाया। ली चेंगुआंग ने उन्हें दूसरी अकादमी के प्रसिद्ध स्टार तलवार नियंत्रक के रूप में पहचाना। गुस्से में अपने चेहरे को छायांकित करते हुए सू मिंग ने रेडहेड को संबोधित किया और एक विनाशकारी प्रहार के साथ, जिसने अपने प्रतिद्वंद्वी को रील कर दिया, गुस्से में पूछा कि क्या वह वही था जिसने जी याओ को चोट पहुंचाई थी। सुरक्षित दूरी से देखते हुए यानजे विस्मय और नई आशा से भर गया। वह खुश हो गया, यह महसूस करते हुए कि शक्तिशाली सुमिंग के अपने दुश्मन को उलझाने के साथ वह उन्हें जीतने का वास्तविक मौका देते हुए दूर तक समर्थन प्रदान कर सकता है। जैसे ही लड़ाई छिड़ी थी, यानजे अचानक एक हरे रंग की हीलिंग आभा में घिर गया, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने और जी याओ ने चारों ओर देखा, सोच रहे थे कि उन्हें कौन ठीक कर रहा है। स्रोत जियान गुनकिंग था, जिसने खुद को जू मिंग की टीम के साथी और एक आत्मा मरहम लगाने वाले के रूप में पेश किया। दोनों एक मरहम लगाने वाले का समर्थन पाकर बहुत खुश थे। हालांकि जियान गुनकिंग ने स्वीकार किया कि वह अभी भी अपने नए उपचार कौशल से अपरिचित थी और उसे समय की आवश्यकता होगी। इससे जी याओ विवादित और नाराज हो गई, क्योंकि उसे सू मिंग से यह याद आया कि वह टीम नहीं बनाएगा। फिर भी उसे स्पष्ट रूप से एक टीम का साथी मिल गया था। अब यानजा ने जियांग युनुक्सिंग से सू मिंग के लिए अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए जल्दी से आग्रह किया। अपने आश्चर्य के लिए जियांग युनकसिंग ने शांति से उसे चिंता न करने के लिए कहा। पूरे विश्वास के साथ उसने बस इतना कहा कि सुमिंग बहुत मजबूत थी।
अपने महाकाव्य द्वंद्व में वापस सुमिंग ली चेंगुआंग के साथ एक भयंकर संघर्ष में लगे हुए थे। ली चेंगुआंग रक्षात्मक स्थिति में थे। ये चौंक गया कि एक मात्र तलवार नियंत्रक के पास इतनी भारी शक्ति और कौशल हो सकता है। उसने इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। सुमिंग की उन्नत और अप्रत्याशित हरकतों से पूरी तरह से अचंभित होकर सुमिंग और ली चेंगुआंग के बीच द्वंद्व जमकर शुरू हुआ। उनका पहला मुकाबला इतना शक्तिशाली था कि इसने दोनों सेनानियों को पीछे कूदने के लिए मजबूर कर दिया। प्रभावित होकर ली चेंगुआंग ने स्वीकार किया कि 10 स्टार जागृत होने के रूप में सुमिंग की ताकत उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। फिर उसने उसे चुनौती दी। ये देखना चाहता था कि कौन खुद मजबूत है। वुयांग शहर का 10 स्टार ब्लेड पागल या सुमिंग कम रैंकिंग जुआनजिंग अकादमी का एक तलवार नियंत्रक। नाम सुनकर सुमिंग को एहसास हुआ कि उसने पहले ली चेंगुआंग के बारे में सुना था। उन्होंने याद किया कि वह आदमी अपने पिछले जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, हालांकि वह उससे कभी नहीं मिला था। इतनी जल्दी उसका सामना करने के लिए आश्चर्यचकित सुमिंग भयभीत नहीं थी और एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट के साथ चुनौती का सामना किया। वह ली चेंगुआंग के ब्लेड के खिलाफ अपनी तलवार का परीक्षण करने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ा। उनके हथियार अविश्वसनीय बल से भिड़ गए। जवाब में ली चेंगुआंग ने अपनी ब्लड ब्लेड फ्लाइंग स्टैब क्षमता को उजागर किया, जिससे जूमिंग की ओर लाल ऊर्जा प्रोजेक्टाइल भेजे। सुमिंग इस रणनीति से आश्चर्यचकित था, लेकिन कुशलता से उन्हें अपनी तलवार से विक्षेपित कर दिया। हालांकि ये एक चाल थी। ली चेंगुआंग चिल्लाया कि सुमिंग उसके जाल में फंस गया था। विक्षेपित ब्लेड से लाल ऊर्जा जूमिंग के चारों ओर घूमती थी, जिससे वह स्थिर हो जाता था। ली चेंगुआंग ने समझाया कि ब्लेड ऊर्जा दुश्मन को जगह में बंद कर सकती है। सुमिंग के फंसने के साथ ली चेंगुआंग अपने प्रतिद्वंद्वी को मरने के लिए चिल्लाते हुए अंतिम झटका देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जूमिंग असहाय नहीं था। उसने अपनी तलवार को अपने हाथ से लॉन्च करने के लिए अपनी तलवार नियंत्रण क्षमता का इस्तेमाल किया। ली चेंगुआंग के हमले का सामना ऊर्जा के एक बड़े पैमाने पर संघर्ष में किया, जिसने स्थिर मंत्र को चकनाचूर कर दिया। अब मुक्त जुमिंग ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ आश्चर्यचकित ली चेंगुआंग से एक और हमले को आसानी से चकमा दिया। जुमिंग ने कहा कि यह उनकी बारी थी और टेलीकाइनेटिक रूप से अपनी तलवार वापस बुलाई। अपने प्रतिद्वंद्वी को अस्थायी रूप से निहत्थे देखकर ली चेंगुआंग ने उपहास किया। सुमिंग को बिना किसी बुनाई के अपने अगले हमले को रोकने की चुनौती दी, क्योंकि वह आगे बढ़ गया। लेकिन ली चेंगुआंग का अति आत्मविश्वास एक गलती थी। जैसे ही सुमिंग की तलवार वापस उड़ गई, वह उसकी छाती पर फिसल गई, जिससे खून बह गया और वह घायल हो गया और बाहर होने पर क्रोधित हो गया। अविचलित होकर ली चेंगुआंग ने अपना हथियार पकड़ लिया और एक बार फिर आगे बढ़ गया। लेकिन जूमिंग दूसरे स्तर पर था। उन्होंने अपने डिवाइन शैडो स्टेप कौशल को सक्रिय किया। इसके बाद अराजक छाया 5 ब्लेड नामक एक तकनीक अपनाई। अपनी गति में बहुत वृद्धि के साथ उसने आसानी से ली चेंगुआंग के उन्मत्त झूलों के माध्यम से बुना था हर हमले से इनायत से बचा लिया। ली चेंगुआंग उलझन में था, यह समझने में असमर्थ था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की गति अचानक इतनी बढ़ गई थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, सुमिंग उसके पीछे प्रकट हो गया, एक शांत माफी की पेशकश करते हुए, क्योंकि उसका टेलीकिनेटिक रूप से नियंत्रित ब्लेड हवा में उड़ गया। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सुमिंग ने घोषणा की कि उसकी तलवार वापस आ गई है। यानजे को ठीक करने के बाद जियाओ और जियान गुनकिंग बैकअप प्रदान करने के लिए दौड़ पड़े। यानजे ने सुमिंग को पकड़ने के लिए चिल्लाया, क्योंकि वे आ रहे थे। वे घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें एक चौंकाने वाले दृश्य ने रोक दिया। लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। ली चेंगुआंग ने विजयी सुमिंग के सामने हार के घुटने टेक दिए। समूह आश्चर्यचकित था। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी को खुद से हराने के लिए सुमिंग की प्रशंसा कर रहा था। जैसा कि सुमिंग के दोस्तों ने जश्न मनाया, खतरा उसके पीछे नहीं गया था। ली चेंगुआंग गुलाब, उसका शरीर गहरे लाल रंग की ऊर्जा से भर रहा था। जियांग युनकिंग ने खतरे को देखा और सुमिंग को देखने के लिए चिल्लाया। सुमिंग ने ली चेंगुआंग के रूप में ही मुड़कर कहा, यह मानते हुए कि उसके पास एक उद्घाटन था। एक अंतिम हताश हमले के लिए आगे बढ़ गया। एक उग्र दहाड़ के साथ उसने एक क्रूर अंतिम स्लैश में अपना हथियार घुमाया। जैसे ही ली चेंगुआंग का अंतिम हमला हुआ, सुमिंग के दोस्त डरावनी दृष्टि से देखने लगे। यानजे और जियांग युनकिंग चुप्पी में स्तब्ध रह गए, जबकि भयभीत जी याओ ने जूमिंग का नाम चिल्लाया। हमला सच हुआ। सुमिंग घायल हो गया, क्योंकि उसके चारों ओर लाल ऊर्जा ब्लेड का तूफान फूट पड़ा। ली चेंगुआंग ने अपने सबसे मजबूत कौशल रेनफॉरेस्ट रैपिड ब्लेड को उजागर किया था। तकनीक ने अनगिनत लाल ऊर्जा स्लैश का एक अराजक भनवर बनाया, जिसने सुमिंग को पूरी तरह से घेर लिया। घायल लेकिन हंसते हुए ली चेंगुआंग ने विजयी रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी का अपने ब्लेड गठन में स्वागत किया। जूमिंग को फंसा हुआ और घायल देखकर जियाओ घबरा गया और उसकी सहायता के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन यान जी ने जल्दी से उसकी बांह पकड़ ली, उसे वापस पकड़ लिया। उसने उसे शांत होने का आग्रह किया, यह चेतावनी देते हुए कि घातक ब्लेड गठन में जल्दबाजी करना एक बेकार बलिदान होगा। जियाओ ने उसकी पकड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चिल्लाते हुए कि उसे सुमिंग को बचाना होगा, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी मौत हो। अचानक एक शांत आवाज ने अराजकता को काट दिया। जियाओ को सुनने के लिए कहा। वह दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।
अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा आपको कौन सा लगा।